हाँ जी। तो हमने टीचिंग मॉडल्स के बारे में जो ओवरव्यू था वो पहले देख लिया था कि जेम जॉयसी और व्हील ने चार इसके बनाए फैमिलीज: सोशल इंटरेक्शन फैमिली, आईपी फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट फैमिली और बिहेवियर मॉडल वाले फैमिली। इनमें से आईपी फैमिली हमारे सिलेबस में है। उसमें भी हमारे पास स्पेसिफिक जो 3 मॉडल पढ़ने हैं: एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इनमें से हम पहला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। इसको चैन मॉडल के नाम से भी पहचाना जाता है और एक्सपोजिटरी लर्निंग मॉडल भी कहा जाता है। हालांकि ब्रैकेट वाले नाम इतने चर्चित या लोकप्रिय नाम नहीं है। अधिक लोकप्रिय नाम जो आपका टाइटल है सिलेबस में जो ऊपर लिखा हुआ है, यही अधिक लोकप्रिय नाम है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। हिंदी में इसका जो अनुवाद किया जाता है वो किया जाता है अग्रिम संगठक मॉडल, या प्रतिमान कह देते हैं, अग्रिम संगठक प्रतिमान। एडवांस्ड का हिंदी अनुवाद है अग्रिम। जो चीज एडवांस, जैसे कोई काम एडवांस कर दिए हैं यानी पहले कर दिए हैं, एडवांस का मीनिंग यहाँ पे है। तो एडवांस वर्ड के 2 अभिप्राय लिए जाते हैं। एक तो होता है एडवांस्ड मीनिंग होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गए हैं, जैसे एडवांस लर्नर, यानी लर्निंग के क्षेत्र में आप काफी प्रगति कर गए हैं, काफी एडवांस लेवल पे हो गए। यहाँ वो बहुत ऊंचे वाला एडवांस्ड वाला हाई लर्निंग वाला ऊंचा दर्जा नहीं है। एडवांस का मीनिंग है जो काम पहले ही हो जाए, जैसे एडवांस पेमेंट। आप एक बार किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं तो आपने चीज खरीदने से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट पहले दो, चीज बाद में मिलेगी, वह एडवांस पेमेंट। ऐसे वाली हमारे भाव में ये वाला वर्ड लिया गया है, एडवांस्ड काम करना है। तो किसके एडवांस करना होगा? हम जब फिजिकली, जैसे टीचर क्लास में बच्चों के सामने आके पढ़ाना चालू करेगा, वो इंटरेक्शन जो होगा, जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने क्लास में खड़ा हूं और पढ़ा रहा हूं, ये काम करने से पहले कुछ काम करना होगा। ये मॉडल रियल, ऐसे हम जैसे मैं भी आपको आके क्लास में समझा रहा हूं ना, अभी मैं जो आपको ये समझा रहा हूं, ये काम कर रहा हूं, ये तो हो रहा है एक्सपोजिटरी वाला काम। एक्सपोजिशन वर्ड का मीनिंग होता है, ये नाम की से रूट वर्ड है एक्स और पोज, मतलब एक्सपोज करना। इसे एक्सपोज कर दिए हैं माने सबके सामने लेके आ गए वो बातें, यानी कि उजागर करना। तो एक्सपोज करना, यहां किसको एक्सपोज का मीनिंग तो है जो जानकारी बच्चे को नहीं है वो उसके सामने एक्सपोज की जाए, वो ज्ञान उसको दिया जाए। तो अभी तो मैं आपके सामने फिजिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन में एक्सपोज करने वाला काम कर रहा हूं, और ये एडवांस मॉडल क्या करता है, एकदम पहले बात करता है कि आप एक्सपोजिटरी, ये वाला जो काम करेंगे, एक्सपोज करने वाला काम करेंगे, चीजें एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे डिटेल में, इसके एडवांस में ही पहले ही क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड मोड में सुसंगठित तरीके से जो भी आपकी टीचिंग की जो टॉपिक है, जो कंटेंट हमें डिलीवर करना है बच्चों को, वो पूरा मैटर ऑर्गेनाइज करते हुए हमें क्या करना है, बच्चों के सामने एडवांस में ही प्रेजेंट कर देना होता है। तो इसलिए एडवांस वर्ड को हिंदी में बोला है अग्रिम, और ऑर्गेनाइज्ड के लिए हिंदी अनुवाद संगठक या व्यवस्थापक ऐसे भी हिंदी बनाई जाती है। और मॉडल का हिंदी अनुवाद हमारे यहाँ प्रतिमान लिया गया है टीचिंग मॉडल के टॉपिक में। तो हिंदी अनुवाद में आप ये नाम ऐसे पढ़ेंगे, अग्रिम संगठक प्रतिमान या अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। तो ठीक है, तो हिंदी वाली नाम तो अनुवाद करने के मैं बता दिया। हमारा मेन बात है कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है। तो देखिए, हम पीछे बात पढ़े थे कि हम कोई भी टीचिंग मॉडल को 6 एलिमेंट्स में समझते हैं। फोकस क्या है उस मॉडल का, उसकी सिंटेक्स कैसी है, यानी इसमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप फेज 1 2 3 हमें एक्टिविटी में रूप में फॉलो करने होते हैं टीचर को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि बच्चों द्वारा जो एक्टिविटी करी गई है उनकी रेस्पॉन्स में टीचर कौन कौन सी क्रियाकलाप करेगा रिएक्शन के नाम पे। अगला होता है सोशल सिस्टम, वहां बताते हैं कि वो जो मॉडल है उसमें रोल ऑफ टीचर क्या है, बच्चे का रोल क्या है, क्या रिलेशनशिप दोनों के बीच में पाई जाएंगे, अध्यापक बच्चे के बीच में, और स्टूडेंट को कैसे आप इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड के रूप में क्या एक्टिविटी करेंगे। फिर उसका होता है सपोर्ट सिस्टम, हमें और कौन कौन सी एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी बातें बताई जाती हैं। वो लास्ट में आता है उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। ये हम किसी भी मॉडल को ऐसे 6 उसके एलिमेंट्स में समझते हैं, परंतु अभी हम इस मॉडल को उस तरह से समझने से पहले कुछ इसकी कुछ प्राइमरी और बेसिक बातें समझेंगे।
टीचिंग मॉडल के जो 6 एलिमेंट्स हैं उनमें बातें करेंगे, उनमें बाद में करेंगे। आप जैसे मेरा नोट्स देखेंगे, आपके नोट्स में आपको ये जो मैटर दिया गया है वो आप पाओगे ऐसे 3 पेजेज में दिया हुआ है। 3 पेजेज में ये पूरा नोट्स का मैटर तुम्हारे सामने है। तो पेज नंबर 1 और जो 2 हैं आगे पीछे जो पेज मिलेंगे आपको, इन पेजेज में तो इसका ये जो टॉपिक का यानी पूरा एओ का जो बेसिक्स है वो दिया हुआ है। और तीसरा जो पेज है उस पर आपको लिखा मिलेगा हेडिंग ऐसे कि एओ मॉडल को हम उस 6 एलिमेंट्स वाले सिलसिले में कैसे समझेंगे। चीजें वही होंगी, सिर्फ वहां वो जो 6 हमने पहले बिंदु बनाए थे उस तरह से सिस्टमेटिक करके लिख दिया गया है। और पहले जो 2 पेज के नोट्स में है वो एओ के बारे में जो बातें जानकारी चीजें वही होंगी। यहाँ वो फोकस क्या है वो इतना डिफाइन नहीं किया मिलेगा पहले पेज में। सिंटेक्स कौन सी होंगी, क्या प्रिंसिपल डायरेक्शन अध्यापक दिखाएगा, क्या सपोर्ट सिस्टम, ये नहीं है। इन पहले 2 पेज में ओनली एओ क्या होता है, व्हाट इज एओ, एओ का मीनिंग क्या है, इसको समझाने पे पूरा बल दिया गया है। और तीसरे वाले पेज में वो हर एक बिंदु फोकस क्या रहेगा, सिंटेक्स क्या रहेगी, वो सारी बातें वैसे बताई गई है। तो सबसे पहले हम एओ होता क्या है इसको समझेंगे। ब्रैकेट वाले नाम अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जो जो टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे तो ये बातें समझ में आने लग जाएंगी कि नाम ये क्यों लिखे हुए हैं। तो देखिए एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है इसमें क्या करते हैं, जो भी, मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, जो भी कंटेंट हमें एक्चुअल में टीचर को क्लास में बच्चों को टीच कराने हैं, इंटरेक्शन के नाम पे समझाने पढ़ाने हैं, वो सारी जानकारी पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सुसंगठित तरीके से उस जानकारी के टॉपिक के जो की वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, उस पूरी जानकारी के जो आपके की वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, या कह लो जो की टर्म्स हैं, उन की टर्म्स को आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, इसमें जो बड़ा बल है वो किस पे है, जानकारी ऑर्गेनाइज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका जानकारी का डिलीवरी जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है तो बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, गेन नहीं कर पाएंगे। अतः हमारी सारी जानकारी के जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मोड में, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, या कह दो स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सुसंगठित तरीके से हमारे को क्या करने हैं, बच्चों के सामने एडवांस में ही प्रेजेंट कर देने हैं। तो ये पूरी जो की टर्म्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या करने हैं, प्रेजेंट इन एडवांस, प्रेजेंट कर देने हैं, इन एडवांस पहले ही पेश कर देने होते हैं, बिफोर स्टूडेंट्स, छात्रों के समक्ष पेश कर देने हैं। और किसके पहले कर देने हैं, बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर इंटरेक्टिव टीचिंग। आपकी जो इंटरेक्टिव टीचिंग होगी उसके पहले ये काम हो जाएगा। ये बिफोर तो है बच्चों के समक्ष वाले भाव में, और ये बिफोर है टाइम वाले मीनिंग में। तो ये तो है छात्रों के समक्ष आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो जो कीवर्ड्स की जानकारी है वह इंटरेक्टिव टीचिंग जो होगी उसके एडवांस में ही पेश कर दी जाएगी। या वही बात है, बिफोर इंटरेक्टिव टीचिंग का मतलब एडवांस ही है, इन एडवांस का मतलब कौन सी कहानी है, बिफोर इंटरेक्टिव टीचिंग है। कैसे पेश कर दी जाती है, इसके लिए मैं एओ की जो टॉपिक है इसको एओ के तरीके से ही, जो एओ में काम करना होता है, एक बार मैं उस भांति ही पढ़ा देता हूं जैसे समझाने के लिए। जैसे ये आपके पास हम एक क्लास में काम कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए आप अभी क्लास में आके विराजमान बैठे हुए हैं और मैं अभी तुम्हारे सामने ऐसे आ गया बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, हाँ जी हम आज एओ का टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मैं क्लास में पहले ही ये ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये ऐसे डिस्प्ले कर दूंगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो मैं ऐसे डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आपके पास परंपरागत तरीके वाला बोर्ड है तो आप बोर्ड पे ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा टीचर पहले ही, या ऐसे चार्ट वगैरह होगा तो आप ऐसे चार्ट ला सकते हो क्लास में।
आप अपनी कोई भी टीचिंग मटेरियल, वो आपके जो उपलब्ध हो, जो अवेलेबल जैसे संसाधन होंगे विद्यालय में, क्लास में, उनकी सहायता से मेरे को पहले ये पूरी प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी। ये तैयारी पहले मैं करके रखूंगा। और मैं क्लास में जैसे मान लीजिए ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, तो ऐसे मैं डिजिटल बोर्ड पे ये जानकारी ऐसे डिस्प्ले कर दूंगा और मैं क्लास में नहीं रहूंगा। आप लोग क्लास में आएंगे, बैठेंगे। अब आके बैठे रहेंगे तो आपने सबसे पहले इस बोर्ड पे जो बातें लिखी हुई हैं क्या करेंगे, और सीधी सीधी कहानी है कि छात्र क्या होता है, क्यूरियस। तो आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो कुछ लिखा हुआ है वो जानकारी आपके लिए सारी की सारी क्या है, नई जानकारी। क्योंकि इसमें मैं बातें वही सबसे पहले जो जो आपको नहीं आता है, जो मुझे सिखाना है, व्हाट इज टू बी टॉट, व्हाट इज टू बी टॉट, जो सिखाना है, जो पढ़ाना है, वो सारी जानकारी क्या है, न्यू मटेरियल है, न्यू नॉलेज की जानकारी है। ये आपके सामने ऐसे यहाँ पे की वर्ड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं हर एक सर्कल में या ओवल अंडाकार शेप में जो लिखा हुआ है, ये हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं, की टर्म्स लिखे हैं, मुख्य मुख्य इस टॉपिक में आने वाले विचार या शब्दों को लिखा हुआ है। और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ऐसे एरोज में इनको दिखा रखा है। तो क्या करेंगे, मैं सीन में नहीं रहूंगा और आपके सामने ऐसे सारी जानकारी रहने वाली है। आप लोग स्वयं, यानी हर बच्चा स्वयं अपने अपने स्तर पे से पढ़ेगा। ये काम टीम वर्क में नहीं होगा, ये काम हर बच्चा अपने अपने खुद, हर एक की आंखें हैं, वही पढ़ रहा है, खुद ही सोच रहा है। ये ग्रुप एक्टिविटी वाला काम नहीं है, इंडिविजुअल लर्निंग होगी इसमें। अब ये आपके सामने रहेगा, आप क्या कर रहे होंगे, जैसे मान लें, अब मैं थोड़ा सा बताऊं, हर बच्चा अपने अपने दिमाग में कैसे करेगा, ये पढ़ेगा कि यार यहाँ ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। मैं जैसे बोल रहा हूं, आप ये काम अपने मन में करने वाले हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे ऐसे एरो में लिखा रखा है इंस्ट्रक्टर लेड। इससे क्या समझ में आएगा कि भाई ये इतना तो पता भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा होता है क्लास में, पीछे से हमें चल रहा होता है टॉपिक। तो जैसे आपको फिलहाल पता है कि ये एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या चीज है, एक टीचिंग मॉडल है। तो जैसे अभी आपको ये हमारे टॉपिक की पृष्ठभूमि पहले से पता है, तो बच्चा ये समझ रहा है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, एक टीचिंग मॉडल है। या मान ले कि टॉपिक पहले ही दिन चालू करा होता, तो हम बकायदा फिर यहाँ पे पूरा लिख के दिखाऊंगा। अगर मुझे पता है कि बच्चे कुछ जानते हैं पहले से, तो मैं कुछ हो सकता है कि मॉडल जैसे मैंने फिलहाल लिखा नहीं। अगर मान लेते हैं कि हम बिल्कुल शुरुआत यहीं से ही कर रहे होते, तो फिर मैं यहाँ पूरा लिख के आऊंगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। फिर आप अपने आप ये पढ़ के क्या समझ जाएंगे कि ये मॉडल क्या होता है, इंस्ट्रक्टर लेड है, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षक है उसके द्वारा क्या होगा, चलाया जाएगा। इसमें लीडर की भूमिका में कौन होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। यानी आप ये समझ गए हैं कि ये मॉडल, अगर मैं ऐसे सवाल पूछा जाए कि लर्नर सेंटर्ड होता है या टीचर सेंटर्ड होता है, तो कैसा जवाब होगा, ये टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें लीडिंग भूमिका किसकी है, मुख्य इसका जो लीडर है, प्रवर्तक है, वो आदमी कौन हो गया है, इंस्ट्रक्टर हो गया है। तो इसके इस स्टेटमेंट से आपको ये पता लग गया, एडवांस में ही, आप मैंने पढ़ाया भी नहीं है, एडवांस में ही आपको ये अनुमान लग गया है कि ये टीचिंग मॉडल कैसा होना है, इंस्ट्रक्टर लेड होना है। मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, मैं अभी ऐसे टॉपिक पढ़ाने के लिहाज से बोल रहा हूं, एक्चुअल में मेरी इंटरेक्टिव टीचिंग होने से काम क्या होंगे, पहले होंगे, यानी ये विचार आप अपने आप सोच लेंगे। तत्पश्चात लिखा हुआ है टाइप्स, इट मीन्स ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के क्या है, यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, और यहां से आप समझ पा रहे हैं कितने टाइप्स लिखे हुए हैं, 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, कंपैरेटिव और एक्सपोजिटरी। फिर दोनों ही जो टाइप्स हैं, इनमें ये दोनों एक ही बिंदु पे आके समाप्त हो रहे हैं, कि चाहे वो कंपैरेटिव एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर वाला टाइप हो और चाहे वो एक्सपोजिटरी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर हो, दोनों ही में क्या होगा, स्टूडेंट इंगेज रहेंगे। यानी ये मॉडल है तो टीचर सेंटर्ड है, तो लेड बाय इंस्ट्रक्टर, परंतु इंगेजमेंट किसकी रहेगी, बच्चे इसमें क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये वैसा टीचर सेंटर्ड नहीं है कि बच्चे पैसिव होते हैं, ये टीचर सेंटर्ड भले ही है, पर इसमें बच्चे क्या हैं, इंगेज्ड हैं। यहां एक्टिव लर्निंग रहेगी बच्चों की, आप एक्टिव कन्फर्म रहेंगे, बस आपको गवर्न या जो दिशा देने का काम है,
किस दिशा में आप बढ़ेंगे वो मेरी द्वारा डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि ये डायग्राम बना के कौन लेके आया हूं, मैं टीचर लेके आया हूं। तो टीचर ये सारी जानकारी वेल ऑर्गेनाइज करके लेके आया है, तो निसंदेह आपका दिमाग की दिशा कहां जाएगी, आप क्या सोचोगे समझोगे, इससे आप बाउंड हो गए। तो आपके दिमाग की सोचने की प्रोसेस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चल रही है। अतः आपका मस्तिष्क जिस दिशा में जाएगा वो निसंदेह क्या है, लेड बाय इंस्ट्रक्टर है। परंतु ये काम अपने आप कौन पढ़ रहा है, बच्चा। जब बच्चा खुद पढ़ रहा है तो इसे विचार चिंतन मनन कौन कर रहा है, लर्नर। यानी आप टोटली पैसिव नहीं है, आप इन्वॉल्व हैं इस लर्निंग की एक्टिविटी में। इसके अलावा दूसरी हमें बात यह मालूम पड़ रही है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर जो होते हैं इनके क्या हैं, दो तरह के फॉर्मेट्स भी हैं, दो तो टाइप्स हैं और दो क्या हैं, फॉर्मेट्स हैं। इन दो फॉर्मेट्स के नाम क्या है, एक तो है नैरेटिव एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर और एक क्या है, ग्राफिक एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। इन दोनों में भी क्या होगा, स्टूडेंट इंगेज ही रहेगा। और फिर स्टूडेंट जो इंगेज रहेगा चाहे वो दोनों टाइप्स हों और चाहे वो दोनों इसके फॉर्मेट्स हों। इसके बाद में नीचे ये हेडिंग क्या समझाते हैं, इंप्रूव्ड नोट टेकिंग, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और लिखा है मेकिंग कनेक्शन। इन हेडिंग से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये तीनों चीजें जो नीचे वाले सर्कल में हैं ये इस एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के क्या बताए गए हैं, बेनिफिट्स बताए गए हैं कि स्टूडेंट्स अगर इंगेज होगा चाहे इसे दोनों टाइप से हो चाहे दोनों फॉर्मेट से हो तो बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट आएंगे, उसकी नोट टेकिंग करने की, नोट्स बनाने की एबिलिटी तो क्या होगी, इंप्रूव होगी। एक इससे बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है और एक इससे बच्चा जो है वो इन थॉट्स के बीच में जो कीवर्ड्स हैं, विचार हैं, इन आइडियाज के बीच में कनेक्शन बनाने की एबिलिटी में भी आ पाएगा। ये एडवांस ऑर्गेनाइजर के क्या बता दिए आखिर में, तो तीन बेनिफिट्स। ये इसके हैं दो टाइप्स, यहां है इसके दो ये फॉर्मेट्स। यहां मालूम पड़ रहा है ये टीचर सेंटर्ड या लेड बाय टीचर है, पर स्टूडेंट इसमें पैसिव नहीं है, एक्टिव है। इस ग्राफ से आप स्वतः ऐसी ये एक विचार है अपने आप में, ये इसके टाइप्स वाला दूसरा विचार है, ये इसका फॉर्मेट्स वाला तीसरा विचार है, यहाँ बच्चे इन्वॉल्व रहने वाला चौथा विचार है और इसके तीन हमारे पास बेनिफिट्स हैं। यानी इस आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर वाले मेरे द्वारा एडवांस प्रेजेंट करने से बच्चे ने 5 बातें तो अपने आप ही गेन कर ली हैं। मे बी कि वह इसका वेलवश जानकार नहीं हुआ है, अभी वो इसको डिफाइन नहीं कर सकता है क्योंकि इस ग्राफ से डिफाइन करने की जानकारी का उल्लेख नहीं है, पर मुख्य शब्दों के बारे में आपके सामने एक ऑर्गेनाइज्ड मोड में जानकारी क्या कर दी गई है, प्रेजेंट कर दी गई है। और ये लर्निंग, ये सारी चीज में इन्वॉल्वमेंट किसने करा, बच्चा इसमें क्या हुआ, इन्वॉल्व हो रहा, सोच रहा है। अब हालांकि अभी तो थोड़ी मैंने सहायता कर दी तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा हो सकता है इजी हो गया होगा, मे भी अपने आप करें तो कई बार आपको ऐसे ये बहुत कुछ इतना बेहतर क्लियर नहीं भी हो रहा होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्या होगा, जानकारी मिलेगी। फिर मैं कह रहा हूं 100% समझ में नहीं आएगा, अगर 100% इससे आ जाता फिर तो इंटरेक्टिव टीचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अभी तो एडवांस काम हो रहा है, इसके बाद में क्या करेंगे, हम रियल हमारी टीचिंग करेंगे। तो अब एडवांस ऑर्गेनाइजर के बारे में हम कुछ बातों को लेके चलेंगे। ऐसे एडवांस में से मैंने कर दिया हूं, ऐसे एडवांस में अध्यापक कर देता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की वापस शुरुआत से बातों पे। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है, ये मॉडल इसने दिया हुआ है, ये मॉडल दिया हुआ है बाय डेविड आसुबेल। आसुबेल का ये मॉडल है। डेविड आसुबेल जो हैं वो कॉग्निटिविज्म थियरी से बिलोंग करने वाले हैं। साइकोलॉजी का जो कौन सा स्कूल है, कॉग्निटिविज्म, जिसे हिंदी में संज्ञानवाद कहते हैं, उस विचारधारा को फॉलो करने वाले आदमी हैं। इसमें प्याजे वगैरह हम मुख्य आदमी पढ़ते रहे हैं, उसी परिवार से आते हैं डेविड आसुबेल। और डेविड आसुबेल का नाम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पहले मैंने ये नाम आपको लर्निंग के चैप्टर में सुनाया हुआ है। तो आप बताएं लर्निंग के चैप्टर में आसुबेल का उल्लेख हम किस सिलसिले में कहा कैसे किए थे। लर्निंग में आसुबेल का जिक्र मैंने किया हुआ है, क्यों किया हुआ था वो बताओ बात। ऑपरेंट थियरी में एबीसी पढ़ते हैं, उसमें
अरे भाई आप एबीसी बता रहे हैं, वहां तो मैंने ये नाम सुनाया था एडवांस। आसुबेल का जिक्र क्यों किया था? यस, आपने जब लर्निंग का चैप्टर समाप्त किया था आखिर में, तो मैंने कहा था टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग में हमने लर्निंग को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से क्लासिफाई किया था। एक तो था आसुबेल द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, और एक गेगरे द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। तो गेगरे ने तो बताए हैं लर्निंग के 8 टाइप्स, जैसे पिरामिड फॉर्म में समझे थे, नीचे से साइन लर्निंग और एसआर लर्निंग, चैन मॉडल वाला, डिस्क्रिमिनेटिव वाला, याद है वो आखिर तक जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। और एक हमने पढ़ा था इस भाई साहब का, आसुबेल ने क्या बताई हैं, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई हैं। आसुबेल ने बताई हैं 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग, वहां इसका उल्लेख किया। और इसके 4 टाइप आसुबेल के अकॉर्डिंग कौन कौन से बताए गए थे? एक तो क्या बताया इन्होंने, रॉट लर्निंग। दूसरा इनका क्या बताया हुआ है, रिसेप्शन लर्निंग या रिसेप्टिव लर्निंग कह दो, रिसेप्टिव लर्निंग। तीसरा इन्होंने क्या बताया, डिस्कवरी लर्निंग का टाइप बताया। इसके प्रतिपादक तो रहे हैं बेसिकली ब्रूनर, और उनका 4 टाइप में नंबर 3 पे इसका उल्लेख किया हुआ है। और इन्होंने चौथा जो टाइप बताया वो कौन सा है, वो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। चौथा टाइप क्या है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। इसको हिंदी में कहते हैं अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। तो मैं इसका उल्लेख क्यों किया हूं कि आसुबेल ने ये 4 टाइप बताए, इनमें से जो चौथा टाइप है ये इनका खुद का विचार है। ये तो विचार तो ब्रूनर का है, इनके टाइप में उल्लेखित हैं, और ये पुराने जमाने चलने हुए लर्निंग के प्रकार पहले चल रहे हैं, रट्टा मार ज्ञान चलने वाले, इस तरह की बातें। तो ये जो लर्निंग का कैटेगरी है हमारा चौथा वाला, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ये विचार खुद किसका विचार है, ये एक्चुअली आसुबेल की अपनी विचार है। और इस अपने वाले विचार को मैंने कहा था कि आसुबेल कहता है चारों में से ये वाला मेरे वाला क्या है, बेस्ट लर्निंग का तरीका है। इस 4 के क्लासिफिकेशन में इसको हम बेस्ट वाला मानते हैं। इसमें क्या होता है, मीनिंगफुल तरीके से आप क्या करेंगे, वर्बल का मीनिंग क्या होता है, वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनके अर्थ को सीखें। तो यानी ये कहते हैं लर्निंग जो है वो प्रभावी है, वो लर्निंग इफेक्टिव है, जिसमें पहली बात तो रटा न जाए, बल्कि क्या किया जाए, मीनिंग समझे जाए, समझ के सीखा जाए, रट के ना सीखा जाए। और समझना क्या है, मीनिंग को समझना है। और मीनिंग किसके होते हैं, शब्दों के। और शब्दों को हम क्या कहते हैं, वर्बल मानी शब्द। याद है आपने पीछे पढ़ा, कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल माने जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, शब्द बोले हुए भी हो सकते हैं और शब्द लिखे हुए भी हो सकते हैं। तो हमारी पढ़ाई में अधिकांश शब्द लिखे हुए आते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमारे पास किताबों में चैप्टर में क्या है, शब्द लिखे होते हैं। जैसे अभी मैंने बोर्ड पे ये लिख रखा है तुम्हारे सामने, यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए बोर्ड पे, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहले तो अभी आपको मैंने ये समझाया कि एडवांस्ड वर्ड, वर्ड मानी वर्बल, एडवांस्ड वर्ड का पहले आप यहाँ पे मीनिंग समझिए। क्या एडवांस्ड वर्ड किस मीनिंग में लिया गया है, बिफोर इंटरेक्टिव टीचिंग के अर्थ में लिया गया है। रियल में अध्यापक और बच्चे इंटरेक्शन करेंगे उस काम के एडवांस से पहले अर्थ में ये लिया गया है। ऑर्गेनाइज का मीनिंग होता है जानकारी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से, उसमें जो की वर्ड्स हैं और वो आपस में कोहेरेंट कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर यहां लिखा है चैन मॉडल में, चैन नाम का अर्थ है, चैन का मीनिंग होता है चीजें ऐसे क्या होंगी, इंटरलिंक होनी चाहिए। चैन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। तो अब आपको मीनिंग गेन करने हैं। मीनिंग हो सकता है या तो आप अगर द्विभाषी आदमी है तो आज अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेट कर लो, तो या तो इसका मीनिंग आप ऐसे हिंदी में श्रृंखला समझ लो, या अंग्रेजी में चैन किसे कहते हैं, चीजें अलग अलग चीजें आपस में से क्या होती हैं, एक इंटर कनेक्टेड होती है, इंटरलिंक होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, चैन। तो हमें इस नाम का अभिप्राय आ रहा है। या फिर जैसे हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, तो ये तो फिर भी हमारे प्रायर नॉलेज के वर्ड है। चैन वर्ड हमें पहले से पता सामान्य वर्ड है, पर जैसे हमारे पास नया वर्ड आ गया, कौन सा आ गया, एक्सपोजिटरी। अब एक्सपोजिटरी वर्ड का अगर मान लीजिए बच्चा अर्थ नहीं जानता है, तो हमें सबसे पहले, बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शब्द का क्या करना चाहिए, मीनिंग सीखना चाहिए, बजाय नीचे पन्ने पढ़ने से पहले।
कोई भी आप टॉपिक पढ़े, कुछ भी आप लर्निंग करें, तो सबसे पहले उसके मीनिंग को कैप्चर करने पे बल दें। किसका मीनिंग? जो शब्द हैं उनके अभिप्राय को जानने की कोशिश करें, फिर आगे पढ़ेंगे। मीनिंग हो सकता है कई बार आप पहली बार में गेन करें, वो उस तरह का नहीं भी हो, फिर भी आप रटने वाला काम ना करें। उसके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपका पहली बार जो मीनिंग हो सकता है समझा हो, वो कमजोर है, उतना बढ़िया नहीं हो, पर वो और अच्छा होता जाएगा। लर्निंग में होता क्या है, रिफाइनमेंट होता ही जाता है। जितना आगे से आप एंगेज होंगे, जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। अतः बिगिनिंग में हमें सबसे पहले लर्निंग के कौन से पक्ष पे ध्यान देना चाहिए? जो शब्द आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, उनके मीनिंग को समझने पे बल देंगे तो वो लर्निंग बेहतर लर्निंग है, इन ओपिनियन ऑफ आशुबेल। ये आपका लर्निंग के वहां का उल्लेख है। वही आदमी जो हम आशुबेल लर्निंग के यहाँ पे मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात कहने वाला है, उसी बंदे ने टीचिंग के मॉडल में कौन सा मॉडल दिया हुआ है? एडवांस्ड वगैरह। ये तो है लर्निंग के चैप्टर का टाइप, और ये है टीचिंग मॉडल का, इसका एक मॉडल। और आशुबेल जो हैं वो कौन सी स्कूल से बिलोंग करने वाले आदमी हैं? कॉग्निटिव स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो ये कॉग्निटिविस्ट है। ठीक है, अब आए अगली चीज। आशुबेल की अपनी एक खुद की थियरी है, एक अलग ही थियरी है। उस थियरी का नाम है सबजम्पशन थियरी। आशुबेल की एक थियरी का नाम क्या है? सबजम्पशन थियरी है। सबजम्पशन थियरी किसकी है? आशुबेल की एक ज्ञान है। जैसे अभी मैंने कहा मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग विचार किसका है? आशुबेल का। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल किसका है? आशुबेल का। ऐसे ही सबजम्पशन थियरी किसकी दी है? किसने दी है साइकोलॉजी में? तो आशुबेल ने दी है। तो ये थियरी क्या होती है? सबजम्पशन थियरी क्या होती है? आप में से कोई बता सकता है कि सबजम्पशन थियरी क्या थियरी है और ये किस चीज की थियरी है? ये तो मीनिंगफुल वर्बल है, ये तो क्या है? मीनिंगफुल वर्बल तो क्या है? टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग एक प्रकार है। और ये एडवांस ऑर्गेनाइजर ये क्या है? ये टीचिंग का एक मॉडल है, यानी इसका संबंध टीचिंग के टॉपिक से है, इसका संबंध लर्निंग के टॉपिक से है। ऐसे ये थियरी क्या है और ये किस टॉपिक से जुड़ी हुई है? लर्निंग की थियरी है या टीचिंग की थियरी है या किसी और ही चीज की थियरी है? नहीं पता, कोई बात नहीं। ये नाम आप में से बता सकता है क्या? मीनिंग क्या है? नहीं। आप में से किन किन लोगों ने ऐप में, जो अपना ऐप है उसमें, मैंने जहां से पढ़ाना चालू किया है, मेरी सबसे पहली क्लास जो है फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर का एक आपके इसमें फोल्डर ला हुआ है, उसकी मेरी सबसे पहली क्लास 1 या 2 क्लासेज में मैंने कहीं ये वर्ड की व्याख्या करी हुई है। किस किस ने वो क्लास देखी हुई है? मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐप देखते हैं तो आदमी कम से कम पहला क्लास तो सुनता है यार, इसमें पहली क्लास में क्या पढ़ाया होगा, शुरुआत कहाँ से करी होगी। जहाँ शुरुआत करते हैं वो तो वीडियो आई थिंक कन्फर्म देखा ही होगा, और उसमें मैंने ये वर्ड का उल्लेख किया हुआ है। और मैंने वहां ये बताया हुआ भी है कि ग्रेड 1 के सिलेबस में आपके साइकोलॉजी वाले भाग में एक टीचिंग मॉडल में आशुबेल का मॉडल आएगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर, उसमें ये नाम सुनोगे आप। तब मेरा उद्देश्य कुछ और बताना था, उसमें मैंने सबजूम वर्ड मुझे बोलना था, तब मैंने उसको उल्लेख किया हुआ है, और तो मैंने वहां समझाया बताया हुआ भी है। तो पहली उस क्लास के वीडियो में डला हुआ है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हर आदमी पहली वीडियो देखता ही देखता है, तो स्किप कर जाता है, छोड़ो बहुत। तो पहले ऐसे पूछता हूँ, वो पहला वीडियो किस किसका देखा हुआ है? पहला वीडियो किसी का देखा हुआ नहीं है? फिर आप कहां से बताएंगे? कोई बात नहीं, अब चलो हम उल्टा काम करते हैं। सबजम्पशन थियरी का है कि क्या थियरी है? तो ये थियरी है बेसिकली थियरी ऑफ नॉलेज। ये जैसे ये मीनिंगफुल वर्बल है तो टाइप ऑफ लर्निंग है, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ये क्या है? टीचिंग मॉडल है। ऐसे ही सबजम्पशन थियरी का एक थियरी है, ये है थियरी ऑफ
नॉलेज या नॉलेज फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नॉलेज ज्ञान के संदर्भ में थियरी, नॉलेज कैसे हमारे पास रहता है, कैसे आता है, नॉलेज को समझाते हैं। ये लर्निंग की थियरी मान सकते हैं इसको, क्योंकि नॉलेज को सिस्टम है, नॉलेज हमारे पास आएगा तो वही हमारा क्या होगा, लर्निंग का कहानी होगा। तो अब इसको लर्निंग के साथ जोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। पर लर्निंग थोड़ा वाइड वर्ड है, उसमें से स्पेसिफिकली ये क्या है, नॉलेज के बारे में है। जैसे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन आती है, क्रो एंड क्रो तो कहते ही है कि भाई एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ही लर्निंग है, ज्ञान का अर्जन करना ही क्या होता है, नॉलेज को एक्वायर करना ही लर्निंग है। तो नॉलेज की एक्विजिशन कैसे होगी, यानी बात तो जाएगी लर्निंग पे ही। पर पिन पॉइंट कहूं तो नॉलेज की थियरी है, थोड़ा सा बड़े में कहूं मैं तो क्या है, ये लर्निंग की थियरी है, बात लिंक है। तो सबजम्पशन थियरी है, वो थियरी का है कि दिस इज बेसिकली थियरी ऑफ नॉलेज, मूलतः तो थियरी ऑफ नॉलेज है, और इसको आप थोड़ा विस्तार में समझे तो ये थियरी कहां जाके लिंक हो जाएगी, लर्निंग के साथ जुड़ भी जाएगी। चलो जी, ये तो हुई एक जानकारी समझाने की, अभी बताया कुछ नहीं, नाम ना बताया, एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम समझने वाली बात पे करते हैं। समझने वाली बात मानी, आशुबेल खुद ही कहता है कि लर्निंग कैसी करनी चाहिए, मीनिंगफुल और वर्बल। तो हमारे पास ये सबजम्पशन एक क्या आ गया, नया शब्द आ गया, यानी ये वर्बल हो गया। वर्बल का मीनिंग यहाँ ग्रामर वाला वर्ब नहीं है, वर्बल मानी यहाँ क्या है, वर्ड। तो ये वर्ड है। इस नए वर्ड का आप लोगों को क्या नहीं आता, मीनिंग नहीं आता, तो पहले आप इसका मीनिंग सीखो। तो सबजम्पशन वर्ड का क्या मीनिंग है, सीखिए आप लोग। अब कैसे सीखें, आप डिक्शनरी तो खोलेंगे ही, वो तो ठीक है, पर इसका मीनिंग आपने खुद ने सोचा कुछ नहीं है। अगर सुना, अब आप अगर मान लो डिक्शनरी खोलते हैं और वहां इसका वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं, तो सही मायने में आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप ये वाला काम कर रहे हैं। आप डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो आंखें रिसीव कर लेंगी, और जो बस लिखा हुआ है उसको आप क्या करते हैं, जैसे स्थापित हिंदुस्तानी आदमी की आदत होती है, मान लो, सोचो मत, नो क्वेश्चन, क्यों कैसे नहीं, बस मान लो। तो डिक्शनरी में लिखा है तो मान लो, ऐसा नहीं करना है, सोचना है। तो सोचने के लिए पहले डिक्शनरी को देखो ही मत, पहले खुद ही सोचो। खुद ही क्या सोचो, तो इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। तो आप थोड़ी सी लैंग्वेज की करो एनालिसिस। ये सबजम्पशन नाम है, तो ये सबजम्पशन है, ये एक नाउन है, TION वगैरह लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग है, इस वर्ड में ये जो TION वगैरह के जो हमारे पास शब्द होते हैं, हमें ऐसे प्रायर नॉलेज से जानकारी है कि यहाँ TION वगैरह है, ये क्या है, ये जो सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले से कोई मूल वर्ड और रहा होगा। तो पहले इसकी रूट में जाओ, पहले जड़ में जाओ। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग कैसे करते हैं, उसकी तह में खुद सोचो। पहले डिक्शनरी में नहीं लिखा होगा रूट वूट, वहां से लिखा होगा नाउन है, ये ऐसे ऐसे होता है, तो आप विचार करो। तो सबजम्पशन नाउन है, तो कन्फर्म में TION हटा होगा, तो इसके पहले रूट में क्या नाम बचा होगा, तो इसके पहले रूट में हमारे पास क्या चीज बची होगी, सबजम्पशन जो शब्द है, इसकी रूट में, इसका अगर टुकड़े करेंगे या रूट में जाएंगे, तो पहले इसमें मूल वर्ड क्या रहा है, सबज्यूम रहा है। या उल्टा समझाऊं तो ये इसमें TION हटाया गया है, तो पहले इसके रूट में मूल में क्या वर्ब है, सबज्यूम वर्ब है। इस सबज्यूम वर्ब से ये नाम बना है। और सबज्यूम जो शब्द है, इसमें फिर दो टुकड़े हैं, एक है सब और एक इसमें क्या है, जूम। ये सब जूम ऐसे बना है। अब आपको हो सकता है अर्थ नहीं आता हो, फिर भी अब आप डिक्शनरी में जाओ तो पहले सबजूम का अर्थ देखो, फिर सबजम्पशन का देखो, उनमें कनेक्टिविटी सेम हुए, फिर आप सबजूम नाम कैसे निकला होगा, ऐसी इसकी और तह में जाएंगे। और फिर आपका दिमाग जो है अपने और प्रायर नॉलेज के साथ में समानता वाले काम करते हुए इससे मिलते जुलते कुछ शब्दों को ऐसे विचार करे कि जैसे हमारे पास नाम है सबजूम, या हम नाम सुनते हैं कंज्यूम, या हम नाम सुनते हैं प्रेज्यूम, या नाम सुनते हैं रिज्यूम। इसका मीनिंग है भाषा में कहीं न कहीं हमारे पास ये जूम जो शब्द है, इसके पहले हम री और प्री और कन और सब ऐसे नाम जोड़े, सबके हालांकि अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर आप इनके बीच में कोरिलेशन है उसको तलाश से ढूंढे तो आपको कुछ इनमें से किसी न किसी का मीनिंग तो आता होगा, और इसका जैसे आपको नहीं आता है, इनको आप एसोसिएट करें, जोड़ें। ये ऐसे मीनिंगफुल लर्निंग करने का मैंने तरीका बताया हूं।
ऐसे आप विचार करें और फिर डिक्शनरी में सर्च करें, तलाशें, तो इसका मीनिंग है आपने डिक्शनरी में लिखी गई बात को ऐसे आंख मूंद के रिसीव नहीं कर लिया, माना नहीं है, विचार करा है, सोच समझ के काम को ग्रहण किया है, समझा, सॉरी, ये कहलाता है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का एक तरीका सिखाया हूं। अब जैसे कि बताइए रिज्यूम किसे कहते हैं? रिज्यूम नाम सुना होगा आपने, या प्रिज्यूम सुना होगा, कंज्यूम सुना होगा, ये तो अभी आपको आ नहीं रहा है। तो रिज्यूम किसे कहते हैं? स्टार्ट या बिगिन, हाँ, किसी काम को चालू करना, प्रारंभ करना। थोड़ा सा इसमें और सुधार करो, किसी काम को सीधा चालू कर रहे हैं पहली बार, वो नहीं होता है। कोई काम पहले से चल रहा होगा, बीच में आप ब्रेक दे दिए, पोज दे दिए और फिर वहीं से वापस चालू करिए, दैट इज रिज्यूम। तो टू रीस्टार्ट या टू स्टार्ट एन अनफिनिश्ड एक्टिविटी फ्रॉम वेयर दैट वाज स्टॉप्ड समवेयर। कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले हम चालू किए थे, अनफिनिश्ड रह गई थी, वो जहां बीच में रुकी थी उसको वहीं से वापस स्टार्ट करना रिज्यूम करना होता है। जैसे मान लो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई गाना वाना सुन रहे हैं, बीच में कोई काम बस आपने इसको वहीं पे क्या कर दिया, पोज कर दिया, फिर आप वापस वहां से ही क्या करते हैं, प्ले कर देते हैं, तो वहीं से रिज्यूम का होना चालू जाता है। या हम मान लो अभी कोई क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं ये टॉपिक मान लो सपोज करो कि इसी समय किसी भी कारण से मैंने यहाँ क्लास छोड़ दी, अब मैं कल क्लास यहीं से वापस चालू करता हूं, तो क्या हो जाएगी, ये रिज्यूम करना हो जाएगी। तो एक नाम होता है प्रिज्यूम करना, ये सब वर्ब भी हैं, इन सभी वर्ब से वापस नाम बन सकते हैं। इससे बनता है रिजम्पशन, प्रिजम्पशन, कंजम्पशन और ये बन गया सबजम्पशन। तो ऐसे बताओ प्रिज्यूम क्या होता है? प्रिज्यूम इट, प्रिज्यूम, इससे फिर बनता है प्रिजम्पशन। पहले से कोई विचार सोच लेना, मान लेना, ठीक है। प्री में कहीं ना कहीं की बात क्या है, पहले वाली। री में क्या होता है, दोबारा। जैसे हमने कहा रीज्यूम यानी जहां से काम हुआ था वहीं से दोबारा स्टार्ट करो। कंज्यूम, कंज्यूम करना, कंजम्पशन। खर्च करना, ठीक है। और अब ये सबज्यूम पे आओ, फिर नहीं आ रहा सबज्यूम का मीनिंग तो हमें। अब आप एक बार डिक्शनरी में देखें, अब आप डिक्शनरी में सर्च करें। ये लिखा है डिक्शनरी में तुम्हारे पास, वर्ब होती है ये। इफ समथिंग इज सबज्यूम्ड, इफ समथिंग इज सबज्यूम्ड विद इन ए लार्ज ग्रुप और क्लास, अगर कोई चीज किसी बड़ी ग्रुप या क्लास में सबज्यूम हो जाती है, इसका मतलब है इट इज इंक्लूडेड विद इन इट, वो इसके अंदर समा जाती है। rather than being considered as something separate, वो से फिर अलग नहीं मानी जाती है, फिर वो उस लार्ज ग्रुप में समा गई है, उसका हिस्सा हो जाती है। जैसे कि स्मॉल फैमिली फर्म्स, स्मॉल फैमिली फर्म्स वर सबज्यूम्ड इनटू ह्यूज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो छोटी फैमिली वाली फर्म्स थी वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सबज्यूम हो गई, माने उनमें मर्ज हो गई, समा गई। या दूसरा लिखा है ईयर्स ऑफ रिप्रेशन इन विच सिविल सोसाइटी वो सबज्यूड बाय द स्टेट, कि रिप्रेशन यानी जब मंदी का दौर आया था, इकोनॉमिक मंदी को बोलते हैं रिप्रेशन आ जाना, फिर ये रिप्रेशन वाला नहीं है, ये दबन वाला है। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेशन के दौरान जो है सिविल सोसाइटी जो थी वो क्या है, राज्य में सबज्यूम हो गई है, राज्य में समा गई है। ये पॉलिटिकल एक उदाहरण है, तो हो सकता है कम समझ में आया हो, फिर भी आप इस मीनिंग को समझे या नहीं समझे।
और जैसे सपोज करो कि आपने अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश करी, मे बी कि आप मान लो इस इंग्लिश में डिक्शनरी में नहीं समझ पाए, तो हो सकता है जैसे आपकी हिंदी की हैबिट हो, तो आप जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा तो वहां लिखा है जैसे इसके बारे में किसी नियम के अंतर्गत कर देना, इससे हो सकता है बढ़िया समझ में नहीं आया वो, फिर जैसे यहाँ पे और लिखा है जैसे हिंदी में क्या क्या लिखा है। जहां से लिखा है इसमें उन्होंने शामिल करना, समाविष्ट करना, शामिल करना समाविष्ट करना, यानी वहां था कि आप लार्जर चीज में क्या कर गए हैं, ऐसे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपने ऐसे मीनिंग देख लिया, अब आप बताओ क्या समझ में आया, सबज्यूम माने क्या हुआ। किसी कोई भी छोटी चीज किसी बड़ी चीज में क्या हो जाती है, समा जाती है, वो है सबज्यूम हो जाना। सबका शाब्दिक अर्थ होता है नीचे होना या डाउन साइड या बीनीथ होना, और जूम का मीनिंग होता है उस चीज का उसमें मतलब खत्म होना। वैसे तो चीज छोटी है वो बड़ी में समा जाती है। तो इसको एक बार मैं समझाऊं, मैं ज्यादा इसकी मैं वो सभी शब्दों की व्याख्या नहीं करूंगा, मैं सीधे मैन अपने टॉपिक पे लिमिट रहने के लिए कर देता हूं कि सबजम्पशन जो शब्द है ये हमारा किससे निकला था, सबजूम से। इसका मीनिंग यूं होता है, ये कोई छोटी चीज है, इस बड़ी में ऐसे क्या हो गई है, समा गई है। समाविष्ट अभी आपने पढ़ा, उसमें इंक्लूड हो गई, उसका हिस्सा बन गई, मर्ज हो गई है। अब ये हमारे को नॉलेज, मैंने कहा था ये चीजें किसके संदर्भ में है, नॉलेज के संदर्भ में है। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, बात फटाक समझ में आ जाएगी। आप वेन डायग्राम की रीजनिंग पढ़े, रीजनिंग वेन डायग्राम वाली पढ़े होंगे। तो आपको मान लिया जाए कि एक वेन डायग्राम बनाना है, और मैं 3-4 अलग अलग ऐसे वर्ड्स बोलता हूं सेपरेट सेपरेट। ये मैंने ऐसे 6-7 वर्ड लिख दिए, इनका वेन डायग्राम बनाओ आप। कैसा वेन डायग्राम बनेगा, इसमें सबसे पहले बड़ा घेरा किसका बनेगा, जो खाद्य पदार्थ है इसमें ये सबसे बड़ा घेरा बनेगा। अब खाद्य पदार्थ के बड़े घेरे ये आपने निपटा दिया। अब इसके बाद में इसके अंदर छोटे घेरे बनाने हैं, तो कितने बनेंगे, इसके भीतर छोटे घेरे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अधिकांश लोग 3 बता रहे हैं, किस किस के 3 बनेंगे, एक तो बनेगा फल का, एक बनेगा रोटी का, और एक बनेगा रसगुल्ले का। चलो जी, तो इसमें आपने ऐसे 3 मान लीजिए ऐसे घेरे बना दिए। ये घेरा किसका बनाया आपने, फल का। अब जो शेष रह गए, ये जैसे आप कह रहे हैं सब, ये किसका है, रोटी का, और ये किसका है, रसगुल्ले का। अब जो शेष रह गए, ये केला या अंगूर आम, इनका क्या करें, ये फल के अंदर ही है, तो फल के अंदर फिर आपका एक घेरा का नाम क्या है, आम है। और ये जो अंगूर है ये इस आम के अंदर है क्या, अंगूर आम के अंदर तो नहीं है, तो फल के तो अंदर है, आम से क्या है, अलग है, ये अंगूर वाला हो गया। और केला है वो आम अंगूर के अंदर तो नहीं है,
तो इनसे तो अलग होगा। फलके तो क्या है, अंदर ही ये ऐसे केला का कर दिया। अच्छा जी, अब ये रसगुल्ला जो है, ये फल के समानांतर कोई चीज है क्या? रसगुल्ला जो है वो फल के समकक्ष है? तो हकीकत में देखा जाए तो हम यहाँ पे, जैसे ये आम अंगूर केला है, ये फल के उदाहरण हैं। तो फिर हम ऐसे समझें कि रसगुल्ला तो हमने यहाँ पे भले ही इसका नहीं लिखा है, पर सही देखा जाए तो हमें यहाँ पे, अगर मैं जैसे रसगुल्ले के बराबर से आम केला अंगूर एक वर्ग है, फलों का वर्ग में शामिल है, ऐसे रसगुल्ला किस वर्ग में शामिल होना चाहिए? बोलो। खाद्य पदार्थ बड़े में तो है, पर इस फल के समकक्ष क्या होना चाहिए? मिठाई एक हमारे पास वर्ग हो सकता है। यानी हम यहाँ एक मिठाई नाम का वर्ग बनाएं, वो आपका दिमाग खुद बना रहा है, भले यहाँ आपके पास प्रश्न में मैं नहीं लिख के दिया होगा। और अब आपका दिमाग ये कहता है इस घेरे का शीर्षक मिठाई होना चाहिए, जो कि गिवन भी नहीं है, पर आपका दिमाग अपने आप विचार कर पा रहा है। और इसके भीतर जो है वो क्या पाया जाना चाहिए? रसगुल्ला पाया जाना चाहिए। और आप, अब मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पे और नए उदाहरण अपने आप बना के लिख सकते हो क्या? तो आप लिख सकते हो साहब, इसमें हम क्या गुलाब जामुन भी ला सकते हैं, पेड़ा भी ला सकते हैं, और भी ऐसे नाम ला सकते हैं। अब जैसे ये मिठाई फल के समकक्ष हो गया, ऐसे रोटी इनके समकक्ष है क्या? फल मिठाई के समकक्ष? फल और मिठाई के समकक्ष रोटी भी कोई चीज है क्या? या इसका रोटी को तो अंदर डाला जाए और यहां हटाए कुछ नया शीर्षक लिखा जाए, रोटी आ जाए, रोटी है, ब्रेड है, बर्गर है, ऐसे नाम मान लिया, सब्जी है, ये क्या है हमारे? ये मिला के क्या हेडिंग बोले जाए? बोलो। फल तो नहीं है ये, मिठाई भी नहीं है, पर है क्या? अब रोटी हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा टाइप की चीज मान लो आप, पास्ता टाइप की चीज मान लो, इनको क्या कहेंगे? बाटी मान लो, आपका चूरमा बना लो आप उसका, चावल है, ये सब किस में आएंगे? खाद्य पदार्थों में आएंगे। आपके झालर हो, फिर ये फिर क्या मिठाई खाद्य पदार्थ नहीं है? भोजन, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला नियमित भोजन मान लो, रूटीन में से आप लंच डिनर समझते हो, ये ऐसा भोजन है, मील है ये सारा हमारा क्या है? मील सही शब्द है। फूड, हमने हिंदी में जब भोजन वाला भोजन बोला, तो भोजन तो है कि जो भी चीज भोगी जा सके वो सब भोजन है, ये भी भोजन में आ सकता है। और ये हमारे अंग्रेजी में इसलिए क्या नाम है? मील वर्ड है, जो लंच में डिनर में आप इस रूप में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, उनके अंतर्गत हम चीजें लेके आएंगे। इसमें फिर आपके पास क्या नाम आ जाएगा? रोटी आ सकता है, चावल आ सकता है, ऐसे आप नाम आ सकते हैं। ये आपका भेजा, आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है? अलग अलग ऐसे ये मैंने शब्द बिखेरे थे, क्या किया आपके दिमाग ने? इनको वेल ऑर्गेनाइज्ड करने की प्रवृत्ति है दिमाग की। आपके दिमाग ने पहले ऐसे क्या बनाया? बड़ा लार्जर एक कॉग्निटिव बनाई, साइकोलॉजी बोलेंगे, एक बड़ा स्कीमा बनाया। कॉग्निटिविज्म का स्कीमा नाम चलता है प्याजे वाला, तो स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। स्कीमा बराबर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो ये आपके दिमाग में बड़ी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? खाद्य पदार्थ है, इडिबल आइटम्स हैं। खाद्य पदार्थ मानी क्या है? ये इडिबल आइटम्स है जो खाए जा सकते हैं। इस इडिबल आइटम के बड़े इस घेरे के अंतर्गत 3 बड़े घेरे आपके दिमाग में हैं, और भी हो सकते हैं, फिलहाल एक बार के लिए 3 हैं। उनमें एक का नाम फूड हो गया है, एक का नाम स्वीट्स हो गया, एक का नाम मील वाली चीज हो गई। और फिर अब मैं ऐसे आपके दिमाग में ये 3 चीजें बन गई हैं। अब ये दिमाग के पास एक लार्जर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उस लार्जर के तुलना में ये तीनों तो क्या है? स्मॉलर हैं। परंतु आम केले के लिए फल लार्जर है, और फल के लिए खाद्य पदार्थ लार्जर है। अब आपके पास एक नई जानकारी सुनने में आए, चीकू, तो आपका दिमाग ये जो ही नाम सुनेगा फटाक से कहां फिट कर देगा इसको?
बोले भाई मेरे पास एक बड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है खाद्य पदार्थ। उसमें एक मेरे पास घेरा क्या बना है, फल। उसमें क्या जाएगा, चीकू। तो चीकू यहां ठूस देंगे। अब मैंने बोल दिया, मान लीजिए जाए कि फॉर एग्जाम्पल काजू कतली, तो आप कहां सोचेंगे, वही वही सिस्टमेटिक। पहले लार्ज का नाम क्या होगा, खाद्य पदार्थ। उसमें क्या है, मिठाई। और उसमें क्या है, आपने काजू कतली बोल दिया। ऐसे आप कोई भी नई जानकारी को क्या करते हैं, लार्जर स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि क्या कर देते हैं, सबज्यूम कर देते हैं। सबज्यूम कर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो नॉलेज है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो पा रहा है, सिस्टमेटाइज हो पा रहा है। और अगर आपके दिमाग में से एक खांचे नहीं बनते हैं, इसका मीनिंग है जानकारी इस कान से आ रही है, हो रही है, और इधर सी आराम से निकल पा रही है। आपके बाद में पूछा जाए, इसे समझ में सारा आया था पर पता नहीं क्या था। इट मीन्स यू आर अनेबल टू सबज्यूम द थिंग्स। आप कॉग्निटिव स्ट्रक्चर लार्जर में इन चीजों के ऐसे क्या नहीं बना पाए हैं, ऑर्गेनाइज्ड मोड में चीजों को ऐसे अलग अलग इनके ये जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, वो बना नहीं पाए, उनके इंटरलिंक जनरेट नहीं कर पाए। इस प्रकार से आसुबेल का कहना है कि हमारे पास जो भी नॉलेज आता है वो नॉलेज हमारी प्रॉपर्टी तब बनती है, हम उसके मालिक तब बनते हैं, यानी हम उसको एक्वायर तब कर पाते हैं जब वैसे सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सबजम्पशन मोड में जमा होता है तब। अगर सबजम्पशन मोड में नहीं रह पाता है तो कुछ भी तुम्हारे पास बताने के लिए जवाब नहीं होता है। तुम क्लास में भले ही बैठे बैठे कर लो, किताब के भले कितने ही पन्ने पढ़ लो। अब ये तो मैंने इसको वेन डायग्राम के माध्यम से सबजम्पशन नाम समझा दिया। तरीका यही नहीं, आप इसको और तरह से भी समझ सकते थे। इसी को आप जो हैं वो ऐसे ब्रांच सिस्टम में समझ सकते हैं कि खाद्य पदार्थ एक बड़ा आपके हायरार्की में ऊपर नाम हो गया, इसकी आपने 3 ब्रांच बना दी। एक का नाम फल हो गया, एक का नाम मिठाई हो गया, एक का नाम मील वाली चीजें हो गई। इस फल वाले के अंतर्गत जो है आपने ये नाम रख दिया, आम केला अंगूर रख दिया, यहाँ पे रसगुल्ला वगैरह रख दिया, यहाँ पे ऐसे रोटी चावल रख दिया। ये भी बात सबजम्पशन ही है। प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम डजंट मैटर है, ये सर्कल मोड ही तरीका नहीं है, ये ब्रांच मोड में क्या है, ये ब्रांच डायग्राम के माध्यम से सबजम सिखा सकते हो, ऐसे सिखा सकते हो। ये भी इसका मीनिंग है ये इसमें समाएगा, ये इसमें समाएगा, ये इसमें समाएंगे, ये सारे मिला के इसमें समा जाएंगे। बात एक ही है। अब ये तो क्लास में पढ़ाने के लिए हम ऐसे अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं। ये वेन डायग्राम या सर्कल डायग्राम मोड है, और ये हमारे पास ब्रांच डायग्राम मोड है। दिमाग में ऐसे कोई चित्र नहीं होते हैं, दिमाग में ऐसे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अमूर्त तरीके से क्या होते हैं, विचारों के ऐसे खाके बने होते हैं। ये जो आपके दिमाग में से खाके खांचे ऐसे बनने लग जाते हैं, तब तो आप उसमें जाके चीजों को बना पाओगे। अब देखो, फिलहाल आपके पास फल में सीधा सीधा इतना ही नाम लिखे हुए हैं, आम है, केला है, अंगूर है, मैंने एक चीकू नाम और बोल दिया, मान लो वो है, ऐसे है। अब सपोज करिए कल को आपने और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और आपको कभी किसी जगह पे ऐसे पढ़ने को मिले कि फलों के भी प्रकार होते हैं। ये तो सिर्फ फलों के उदाहरण है, नाम नाम ही है, यहाँ फल के आगे वो प्रकार नहीं किए गए हैं। फिर आप कहीं पढ़े फल हैं, वो सब फलों के 3 प्रकार होते हैं। किसी जगह भी मान लो किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण होता है, तो मान लो कहीं आपने ऐसे कल को पढ़ लिया कि फल के सब 3 प्रकार हैं, या तो 2 बार 2 ही कर लेते, एक बार हम छोटा मान लेते हैं। सब फल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बीज वाले फल और एक होते हैं बिना बीजों वाले फल। वे बीज नहीं पाए जाते, बीज वाले फल और बिना बीज वाले फल। अब अगर आप ऐसा सिस्टम बना दिए हैं तो फिर आप बताइए इनको वापस रखो और कौन कहां जाएगा। थोड़े समय पहले तो आम केला अंगूर चीकू सारे फल में ही पड़े थे, अब मैंने फल का एक नया कर दिया वर्गीकरण, बीज वाले फल बिना बीजों वाले फल। अब इसमें बीज वाले में क्या आएगा,
आम बीज में जाएगा, केला तो बिना बीज में जाएगा, और अंगूर दोनों में हो सकता है। बीज वाले अंगूर भी आते, बिना बीज वाले भी आते हैं, दोनों में चला जा सकता है। यहां भी होता है, यहां भी होता है। चीकू में बीज होता है तो यहां जाएगा। इसका मीनिंग है कि आपका दिमाग क्या कर रहा है, एक नया क्लासिफिकेशन आते ही नई जानकारी को नए तरीके से सबजूम करने लग जाता है। तो हम खुद ऐसे सबजूम करते जाते हैं इस प्रकार से। क्या ये सबनम थियरी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की थियरी नहीं है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग करने के बाद में नॉलेज को स्टोर करने की थियरी है। ज्ञान को हम ऐसे स्टोरेज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ज्ञान हमारे पास एक्विजिशन में ऐसे क्या करता है, स्टोरेज रूप में ऐसे रहता है। और इसी को ही क्या कहा जा सकता है, ये हमारे ज्ञान का क्या है, एक चैन भी है, यही ज्ञान की श्रृंखला है। तो ज्ञान की श्रृंखला में ये बड़े में छोटे में श्रृंखला पाई जाती है। ये श्रृंखला ऐसे नहीं होती है, ज्ञान की श्रृंखला ऐसे नहीं है कि साहब आम कोमा अंगूर, ये ऐसे आम, आम के बाद अंगूर, अंगूर के बाद ये चीकू, चीकू के बाद रसगुल्ला, रसगुल्ला के साथ में चावल, चावल के साथ, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। ये सब तो बिखरे बिखरे नाम ऐसे आपने लिख दिए, ऐसे नहीं होगा। ये सब जमसन तरीके से चीजें क्या होती हैं, चैन मोड में आती हैं। तो चैन का मतलब यहां पे क्या है, चैन अलग अलग तरह की चैन है। आप यूं समझिए, इस सारी चीज को मैं चैन में समझाऊं तो चैन ऐसे बनी हुई है कि भाई साहब चीकू है एक, अगर मान लो कड़ी, जैसे कोई आपकी श्रृंखला है, चैन है, उसके अलग से कड़ियां होती है मान लो। तो एक कड़ी का नाम अगर चीकू है, दूसरी कड़ी अंगूर की है, तीसरी कड़ी केले की है, चौथी कड़ी क्या है, आम की है। ये सारी कड़ियां मिलकर क्या है, एक फल नाम की कड़ी में, इसको ही आप कड़ी समझ लो। ये अलग अलग कड़ियां मिला के बड़ी आम की कड़ी में, और ये फल है, और ये भोजन है, और ये फल है, मिठाई है, भोजन है। ये तीनों कड़ियां मिलके और किस कड़ी को बनाएंगी, खाद्य पदार्थ को बनाएंगी। ऐसे हमारा नॉलेज चैन फॉर्म में भी चलता है, ऐसे भी कह सकते हो। या हमारा जो नॉलेज है वैसे सबजम्पशन मोड में चीजें क्या होती हैं, आपस में इंटरलिंक पाई जाती हैं। ये अभी आपको मैंने एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल का कह भी नहीं पढ़ाया है। अभी तो आपको क्या समझाया गया है, सबजम्पशन थियरी का अभिप्राय समझाया गया है आसुबेल के शब्दों में। व्हाट इज द सबजम्पशन थियरी ऑफ नॉलेज, क्या होती है ज्ञान का जो सबजम्पशन थियरी है, ये बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद मेरे को पता नहीं है, तो किसी भी हिंदी की किताब में कभी इसका उल्लेख अभी तक आया नहीं है, जो हिंदी के माध्यम की मनोविज्ञान किताब है। तो क्या इसका अनुवाद किया गया है साइकोलॉजी में, आई हैव नो आइडिया। चालू हिंदी में बता दी, समाविष्ट करना, ऐसे ऐसे नाम निकाले गए हैं। तो इसको अंग्रेजी में बताया जा रहा है सबजम्पशन थियरी के नाम को। तो ये थी हमारी सबजम्पशन थियरी के बारे में। अब एक बार हम थोड़ा सा यहां सबजम्पशन थ्योरी बाय डेविड आसुबेल, और देखिए ये लर्निंग की थ्योरी यहां पे है। सबजम्पशन थ्योरी जो है ये लर्निंग के संदर्भ में उल्लेखित करी रही है। इसके बारे में हम कोई आर्टिकल एक बार खोल देते हैं, ये खोल, क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है तो दूसरा खोल लेते अपने, क्या है दिख रहा है वो खोल देंगे। ये भी व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाई पड़ेगा।
अरे व्हाइट बैकग्राउंड में है तो फिर मैं जो पहला पहला खड़ा था वही आप देख लो, थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा जानकारी। हाँ जी, सुन लो, दिखाई नहीं पड़ रहा तो एक बार के लिए। हमारा मेन फोकस तो एओ रहेगा। एक बार मैं सिर्फ नाम सिखाया हूँ सबजम्पशन, थोड़ा वो उसके बारे में पढ़ देता हूँ क्या लिखा रहा है। डेविड आसुबेल ए नोटेड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और ये एजुकेशन फील्ड में, लर्निंग बिहेवियर के फील्ड में स्पेशलाइज्ड आदमी हैं। इन्होंने सबजम्पशन थियरी दिया था 1963 में। ये थियरी किसके बारे में बताती है? दिस थियरी सेंटर्स ऑन द आइडिया दैट लर्नर्स कैन मोर इफेक्टिवली एक्वायर न्यू नॉलेज। लर्नर नया नॉलेज को एक्वायर, अपनी प्रॉपर्टी तब बना पाएगा। लर्निंग मींस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो आप नॉलेज का एक्विजिशन प्रभावकारी कब कर पाओगे? इफ इट इज टाइड, अगर ये जुड़ा हुआ है टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, उनका जो पहले से नॉलेज बेस है। एग्जिस्टिंग नॉलेज को मेरी भाषा में क्या कहेंगे? पीके, प्रायर नॉलेज है। और प्रायर नॉलेज का बेस यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्याजे ये वाली क्या है? स्कीमा है। इसी को ही हम क्या बोले हैं? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी है। तो आपकी पहले से जो मौजूद है, एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद जो कॉग्निटिव बेस होगा, यानी स्ट्रक्चर होगी, स्कीमा होगा, उस स्कीमा में न्यू नॉलेज क्या होगा? टाई होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ऐसी बातें लर्निंग में आपने पढ़ी है प्याजे में। पीके में एन के जाके समा जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, और वो उसको सिस्टेमैटिक तरीके से नहीं समझाते हैं। ये काम कर रहे हैं आसुबेल कि ये आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो तो क्या है? पीके, और ये न्यू नॉलेज है, ये आपको एक्वायर करना है। ये न्यू नॉलेज इफेक्टिव तरीके से एक्वायर तब होगा जब ये एन के है, न्यू नॉलेज है, वो से पीके में क्या होना चाहिए? टाइड होना चाहिए। मानी सिस्टेमैटिकली अभी देखा था कि आपके पास फल का पहले से ज्ञान है। जो ही मैं बोलता हूं फल है, मील के आइटम के नाम हैं, आपको मिठाई का पता है, ये चीजों को कैसे सिस्टमेटाइज किया? आपने अपने इस एग्जिस्टिंग नॉलेज को ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड मोड में लिया, तो कोई भी नई जानकारी वहां जाके इफेक्टिव तरीके से मर्ज हो जाती है। एंड दैट ओनली यूनिक इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से कोई भी नई जानकारी जो है स्टैंड्स आउट विद इन द लेसन, जो लेसन में पाई जाती है, इज कमिटेड टू मेमोरी, हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, वो हमारी याददाश्त की प्रॉपर्टी में आ जाती है। यहां से फिर है, अकॉर्डिंग टू आसुबेल सबजम्पशन थियरी, ए लर्नर एब्जॉर्ब, समा लेता है, अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेता है न्यू इन्फॉर्मेशन को। कैसे? बाई टाइंग, वही टाई वर्ड था, जुड़ जाती हुई, बाई टाइंग। और टाइंग वाले को हमने वहां चेन के रूप में देखा, चेन बन जाती है। तो बाई टाइंग इट टू, और ये नई जानकारी को टाई करता है, जोड़ लेता है इनटू एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में। वही सेम बात दोहराई गई है। एग्जिस्टिंग जो कॉन्सेप्ट, आइडियाज उनमें समा जाती है, समाने का नाम क्या है? एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये आइडिया जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड, तो ऐसे आइडिया जो पहले से एक्वायर किए गए हैं, ये पूरी जानकारी तो कौन सी हो गई है? पीके। और इस पीके में ये नई जानकारी में आपका न्यू नॉलेज एन के क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची एब्जॉर्ब है? सबजूम का पर्यायवाची है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और टाइंग होते हुए हो रहा है, लिंक होते हुए हो रहा है, इंटरलिंक होते हुए हो रहा है, हुकिंग होते हुए हो रहा है। ये अब जो सबजम्पशन होता है, इसके भी दो बड़े टाइप होते हैं। एक होता है कोरिलेटिव सबजम्पशन, और एक क्या होता है? डेरिवेटिव सबजम्पशन। जैसे हमारे पास अभी कोरिलेशन आपने किया चीजों में, या तो जोड़ो सहसंबंध, और या वो चीज किससे उत्पन्न हुई है। सर डेरिवेटिव नाम था, हमने ऐसे सीखा था। सबजम्पशन वर्ड में दो चीजें हैं, सम और सब प्लस जूम है, ये तो है डेरिवेटिव। और कोरिलेटिव कौन सा था? आम है, केला है, अंगूर है, ये सारे कोरिलेट किस में करेंगे? फल में। तो ऐसे चीजें एक समानता के आधार पर मिलती हैं, वो तो है कोरिलेशन। और उसकी उत्पत्ति किससे निकली है? वो उससे ये पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ, क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाया जाता है।
तो ये तो हमारे इसका ज्यादा हमारे इतने विस्तार पूर्वक बातें थी नहीं, तो आपको मैंने अभी क्या नाम दिखाया गया है, तो सबजम्पशन नाम बताया गया है। अब ये नाम देख लिए हैं, तो आप पाएंगे आपके नोट्स की पहली पहली जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा हुआ है। एओ के बारे में हेडिंग में लिखा मिलेगा आपको, प्रोपाउंडेड बाय डेविड आसुबेल, एडवांस ऑर्गेनाइजर थियरी है। अगर एओ का टॉपिक नोट्स में ऐसे सबसे पहले पंक्ति में चालू होता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो हमारा टीचिंग मॉडल है, ये मॉडल प्रोपाउंडेड बाय, इसके प्रतिपादक कौन है, डेविड आसुबेल इसके प्रतिपादक हैं। और आसुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस साल में दिया हुआ है, 1968 में। अभी थोड़ी देर पहले आप देखा था 1963, उसमें तो क्या ही हुई है, सबजम्पशन थ्योरी तो 1963 में आई थी लर्निंग की, उसके आधार पे टीचिंग मॉडल है ये बाद में आया हुआ है, जो आया हुआ है 1968 में, 5 साल पश्चात। तो लिखा है द टीचिंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर इज प्रोपाउंडेड बाय डेविड आसुबेल इन 1968। दिस मॉडल, ऊपर हेडिंग क्या है, एओ हर एक का यहाँ पहले से हेडिंग में की वर्ड है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है, आसुबेल का ही जो विचार कौन सा है, सबजम्पशन थियरी जो है लर्निंग की थियरी, और साथ में साइकोलॉजी कौन सी स्कूल है, कॉग्निटिविज्म है, उस पे ये बेस्ड है। अब एओ एडवांस ऑर्गेनाइजर इज ए मॉडल, ये टीचिंग का मॉडल है, किस काम आता है, फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स दैट ऑर्गेनाइज, बच्चे इसके माध्यम से क्या कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, बाई कनेक्टिंग, पीछे अभी मैं नेट पे क्या दिखा था, टाइंग, टाइंग का पर्यायवाची वर्ड क्या है, कनेक्टिंग, लिंकिंग, बात एक ही है। तो बच्चे नई जानकारी जो है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, कनेक्टिंग इट टू लार्जर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, लार्जर कॉग्निटिव, बड़े घेरे में कोई भी नई छोटी जानकारी समा जाती है। तो यह है बड़ा घेरा ज्ञान वाला बनाया था हमने खाद्य पदार्थ का, उसमें फल समा गए, फलों में आम या केले समा गए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं, वो लार्जर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में कनेक्ट होते हुए क्या होती हैं, हमारे पास एक स्टोर होती हैं, जमा रहती हैं। यही क्या है हमारी शॉर्ट शब्दों में थियरी ऑफ सबजम्पशन है। तो ये तो हुआ कि ये हमारे को जानकारी को ऑर्गेनाइज करने में सहायता करेगा। तो आपका प्रवृत्ति क्या है, हमारी लर्निंग कैसे होती है, हम नई जानकारी को लार्ज यूनिट्स में, लार्ज स्ट्रक्चर में मर्ज करते रहते हैं, और मर्ज करने में एओ क्या करते हैं, हमारी हेल्प करेंगे। एओ क्या होता है, एओ इज एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट कह दो या टीचिंग मॉडल कह दो, बात एक ही है। इंस्ट्रक्शन देने का हमारे पास एक क्या है, यूनिट चीज है या एक मॉडल है, ग्राफ है, जो कि यूज लिया जाता है, कब लिया जाता है, बिफोर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसको मैंने पहले लिखा था इंटरेक्टिव टीचिंग। जो हमारी इंटरेक्टिव टीचिंग है, यानी मैं डायरेक्ट आपको टीच करवाना चालू करूंगा, या क्या कहते हैं उसको ही करना चालू करूंगा, उसके ये कहां होगा काम में, पहले लिया जाएगा, पहले सारी जानकारी बच्चों के सामने ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मोड में प्रेजेंट करने का काम आप करोगे एडवांस्ड में। अगली कहानी, एओज हैं वो किस भूमिका में काम करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं पहले बोल दूं, अब आगे आप पाओगे ये एक ही बात घुमा फिरा के 3-4 तरह से लिखी मिलेगी, विचार एक ही है। कॉग्निटिविज्म से ये टिका हुआ है, और कॉग्निटिव जब थियरी पढ़ते हैं तो मैं एक नाम बार बार पहले पढ़ाया हूं लर्निंग के चैप्टर में, PK+1, PK+1, ये मेरा क्लास में बनाया हुआ वर्ड याद आ रहा है, वो वही वर्ड वापस घूम के रिपीट हो जाएगा। PK+1 का मतलब क्या है, PK मानी प्रायर नॉलेज या स्कीमा जो पहले से आप जानते हैं, और 1 मानी नई जानकारी जो 1 बाई 1 एक एक आपके सामने आनी है, और ये नई जानकारी 1 बाई 1 जो आएंगी इस पीके स्कीमा में क्या करनी है, प्लस मानी हमारे को एसिमिलेट या अकोमोडेट करनी है, और इनकी भाषा में सबजूम करनी है। ये कहेंगे सबजूम कर लेते हैं, और प्याजी व्याजी कहते हैं अकोमोडेट करनी है, एसिमिलेट करनी होती है, ऐसी लर्निंग होगी। हाँ जी, अब आपके पास पीके अगर है तभी तो नई जानकारी मर्ज कर पाओगे। इसका मीनिंग है कि नई जानकारी आपके पास कब मर्ज या सबजूम अकोमोडेट एसिमिलेट होगी, अगर तुम्हारे पास पहले से क्या होना चाहिए, पहले से पीके
होना भी तो चाहिए। अब अगर मान लो तुम्हारे पास पीके ही नहीं है तो क्या करोगे? आपके पास पीके है ही नहीं, प्रायर नॉलेज है ही नहीं, तो एओ यही काम करता है, पीके पैदा करने वाला काम। एओ क्या करता है? पीके ही पैदा करता है, प्रायर नॉलेज ही पैदा करता है। कैसे? आपको जैसे आज ये टॉपिक मेरे को पढ़ाना है, कौन सा? एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर का ही। आपका पहले पढ़ा हुआ कभी नहीं है, जीवन में भी कभी आपने दर्शन नहीं किए इस चीज के। तो मैं क्लास में आपको डायरेक्ट टीच करूं, उसके पहले ही ये जानकारी आपके सामने ऐसे यहां प्रेजेंट कर दी जाए, ऐसे प्रेजेंट कर दी जाए, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ बहुत बढ़िया तो समझ में नहीं आएगा, पर आप ये इतना कीवर्ड्स को देख लेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इससे दिमाग में क्या बनेगा? एक पीके बनेगा, प्रायर नॉलेज बनने का काम करेगा। क्या बनेगा? पीके बनेगा, प्रायर नॉलेज में चीजें आएंगी। आपको इसका भी पूरा खुद हो सकता बढ़िया समझा नहीं पाओ, पर आपको इतना पता लग जाएगा कि आज सर जो पढ़ाएंगे इस टॉपिक में कुछ इस तरह के नाम आएंगे, इनमें ये आपस में कोरिलेशन पाया जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो रियल टीचिंग या एक्चुअल टीचिंग या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके पहले जो पेश किया जाता है, इसके पीछे भावना क्या होती है? एओ के माध्यम से बच्चों के पास पीके पैदा करा जाए, प्रायर नॉलेज पैदा करा जाए, ताकि अब मैं जब फेस डायरेक्ट पढ़ाना चालू करूंगा, जब मैं सीधा क्लास में अब डिलीवरी करूंगा, तो मेरे द्वारा बोली गई हर नई जानकारी एनके होगी। वो जो पहले से ये आपके दिमाग में ग्राफ है, इसके पास जाके कोरिलेट करने की कोशिश करेगी, या बीच बीच में वापस मैं ग्राफ खोल खोल के बताऊं, देखो ये आपने मेरे आने से पहले देखा था, इसमें इस वर्ड का मीनिंग इसके साथ ऐसे हो रहा है, इसका ये मीनिंग, इसका ये मीनिंग है। तो आपके पास ये चीजें क्या होंगी? बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होती रहेंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर का ओवरव्यू होल तुम्हारे सामने एडवांस में क्या किया गया है? पेश एडवांस पूरा होल पिक्चर दिखाई गई है, पूरी तस्वीर एडवांस में ऐसे पेश कर देते हैं। तो अब मैं जो जो 1 बाय 1 पार्ट में चीजें समझाऊंगा, वो हर चीज की पार्ट कौन सी किसके साथ कहां मर्ज होगी, कहां जुड़ेगी, ये आपके पास बढ़िया से क्या होगा? ऑर्गेनाइज करने में सहायता करेगा। तो एओ क्या करते हैं? एओज एक्ट, ये कर दिया है प्लूरल, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स यानी कई सारे एओ हो गए। तो एओज एक्ट एज सबज्यूमिंग ब्रिज, एओ जो हैं वो सबज्यूम करने के लिए क्या बनते हैं? ब्रिज भूमिका में हैं, एक पुल की भूमिका में हैं, या इनको लिंक भूमिका भी कह सकते हो, हुक कह सकते हो, या सेट ऑफ इंडक्शन कह सकते हो, एंटिसिपेटरी सेट कह सकते हो। तो एओ जो है वो सबज्यूमिंग ब्रिज मान लीजिए लिंक करने का काम करते हैं, किसके बीच में? एग्जिस्टिंग रिलेटेड आइडियाज मानी पीके के बीच में, और न्यू जानकारी यानी एनके है, या नई जानकारी कौन सी है? कॉन्सेप्ट टू बी टॉट, जो पढ़ाया जाना है वो भी सारा क्या है? एनके ही है। तो जो भी नई जानकारी आपको अभी पढ़ानी शेष है, वो पढ़ानी शेष जानकारी एग्जिस्टिंग जानकारी जो पहले से उससे मिलती जुलती रिलेट करने वाली है, उस पीके में क्या करेगी? जुड़ेगी। जोड़ने के लिए हमारे क्या चाहिए? लिंक चाहिए, ब्रिज चाहिए, और ब्रिज का काम कौन करेगा? एओ करेगा। तो एओ की क्या भूमिका है? पहले से जो जानकारी हमारे पास पड़ी है और नई जानकारी आप जो टीच करेंगे, इनको जोड़ने हेतु आपको एक हुक चाहिए, लिंक चाहिए, एंटिसिपेटरी सेट चाहिए, वो एओ का काम, एओ उस रूप में काम करेगा। इसके अलावा एओज आर यूज्ड, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एओ का यूज क्या होता है? टू फोकस लर्नर्स अटेंशन, इससे बच्चे का ध्यान खींचा जाता है। कि देखो आपको मैंने पहले ये दिखा रखा था, तो आपका दिमाग उस डायग्राम की तरफ जाएगा। तो ये बच्चों का अटेंशन फोकस करने का काम करते हैं ऑन ए प्रॉब्लम, उस जो टॉपिक या प्रॉब्लम की तरफ, एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, ये बच्चे के पास एक आउटलाइन या फ्रेमवर्क पैदा करता है, एक स्ट्रक्चर पैदा करता है दिमाग में,
जिससे कि ऑर्गेनाइजिंग तरीके से आप क्या कर पाएंगे, कंटेंट को मीनिंगफुल तरीके से समझ पाएंगे। मीनिंगफुल वाली बात में इसकी थियरी है वर्बल मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग वाली। तो नई जानकारी को, नई कंटेंट जो है, जो नया जानकारी कंटेंट में है वह मीनिंगफुल तरीके से बच्चे ऑर्गेनाइज करें, इसके लिए एओ क्या करता है, बच्चों का ध्यान उस बिंदुओं की तरफ खींचता है। एक होल पिक्चर के रूप में हम एओ को दिखा देते हैं। या फिर अगले चीज में, इसमें नई बात कुछ नहीं आनी है, पुरानी बात और वही नए शब्दों में है। एओज हैं क्या करते हैं, लिंक करो, लिंक बोलो, कनेक्ट बोलो, एक ही कहानी है। या टाइंग करते हैं, तो एओ जो है वो टाई करेंगे, लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे किसको, ओल्ड इंफॉर्मेशन मानी पीके को किससे करेंगे, न्यू इंफॉर्मेशन से, दैट इज बीइंग टॉट जो कि पढ़ाई जाएगी ड्यूरिंग द लेसन। लेसन में आज क्या पढ़ाओगे वो तुम्हारा नया जानकारी है, वो ओल्ड इंफॉर्मेशन यानी जो लार्जर क्वांटिटी हमारी स्ट्रक्चर स्कीमा है उसे मर्ज करवाया जाने के लिए पाए जाते हैं। और देखिए दे हेल्प, या फिर ऐसे कह सकते हैं वो हेल्प, सहायता करते हैं स्टूडेंट्स की रिमेंबर करने में, याद रख पाने में ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी लर्न, जो बच्चे ने पहले से सीखे हुए मानी पीके जो है उसको रिमेंबर करवाते हैं। और एंकर का मीनिंग है कनेक्ट करवाते हैं, यहां लिखा था लिंक करवाते हैं, किसके साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ेंगे। तो यही एन के और पी के वापिस यहाँ क्या हो रहे हैं, एंकर कर दिए। यानी आप देख रहे हैं ये सारे बिंदुओं में एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों में बोल दिया गया है। कहीं पर मैं एंकर ले आया हूं, कहीं ले आया हूं कनेक्ट, कहीं लेके आ गया हूं लिंक, पीछे लेके आ गया ब्रीजिंग या हुकिंग या लिंकिंग या एंटिसिपेटरी नोट या इंडेक्स नोट लेके आ गया, बात एक ही है। इससे क्या होता है, इससे प्रमोट नॉलेज ट्रांसफर, इससे बच्चे अपने नॉलेज को बेटर ट्रांसफर कर पाते हैं। किसमें, नई जानकारी पुराने की तरफ लिंक होगी, यानी कि वो ट्रांसफर प्रॉपरली कर दे पाएंगे। अगली कहानी, एओ इज बेस्ड ऑन द चेन मॉडल ऑफ नॉलेज। नॉलेज हमेशा क्या है, चैन के रूप में चलता है, अतः यह भी कह सकते हैं जो ज्ञान की एक चैन व्यवस्था है उसके ऊपर यह बात केंद्रित होती है। चैन मॉडल का मीनिंग यहां समझा दिया। इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है कि ह्यूमन नॉलेज सेटल्स इन चैन फॉर्म इन आवर माइंड। हमारा ज्ञान मानव मस्तिष्क में बेतरतीब नहीं होता है बल्कि इंटरलिंक रहता है, जैसे चैन की कड़ियां आपस में क्या होती हैं, सिस्टमैटिकली लिंक होती हैं, ऐसे ज्ञान भी स्कीमा के फॉर्म में अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर के मोड में इंटरलिंक पाया जाता है, जिसकी जहां लोकेशन होगी वहां जाके हम बनाएंगे। अगर कोई नया स्कीमा पैदा करना होगा तो नया हाथों हाथ क्या करेंगे, एक हॉल या ऐसी स्ट्रक्चर पैदा करेंगे, वो जहां भी लिंक होती है वहां जोड़ते जाते हैं। तो ज्ञान की व्यवस्था जो है, नॉलेज की जो प्रवृत्ति है वो हमारे माइंड में चैन फॉर्म में सेटलिंग होने की है, श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यवस्थित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बेतरतीब जिगजैग मोड में बिखरा बिखरा सेटल्ड नहीं होता है। इसलिए द न्यू इंफॉर्मेशन, अतः कोई भी नई जानकारी है वह हमेशा क्या होनी चाहिए, कनेक्ट करनी चाहिए, जुड़ती हुई होनी चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ आइडिएशनल, इसके फोल्डिंग के द्वारा। अभी एक वर्ड है जो आसुबेल ने अपनी एओ के अंतर्गत यूज किया हुआ है। जब आसुबेल खुद डिफाइन करते हैं एओ को तो वो उसकी परिभाषा में ये वर्ड नाम काम आता है आइडिएशनल, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग नाम आप पहले पढ़े हुए हैं। जो ऐसे बिल्डिंग बनती है तो ऐसे ढांचा बनाते हैं, तो ऐसे ज्ञान की क्या है, इसके फोल्डिंग। और इसके फोल्डिंग हमारे पास किसकी है, आइडिएशनल, आइडियाज की। आइडिया से नाम क्या बनाया गया है, आइडिएशनल। ये वर्ड बनाया विचार से, तो विचारों का हमारे पास क्या है, ऐसे इसके फोल्डिंग है, ढांचा है। जैसे वो जो बिल्डिंग निर्माण में, भवन निर्माण में इसके फोल्डिंग है, लोहे की बनी होती है चीजों से। हमारे पास ज्ञान रूपी, नॉलेज रूपी जो बिल्डिंग है, इसमें विचारों का क्या होता है, इसके फोल्डिंग है। अब नई जानकारी, यानी पहले तुम्हारे पास जो, जैसे आपने कहा खाद्य पदार्थ, उसमें फल हैं, मिठाई है, मीट आइटम्स हैं, ये ऐसा एक क्या है, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ रूपी विचारों का क्या बना हुआ है, इसके फोल्डिंग है, एक ढांचा है। कोई भी आप इससे नया वर्ड लाओगे, इसके फोल्डिंग में वो अपनी जगह ढूंढ लेगा और वहां जाके लिंक हो जाएगा, चैन में सेटल हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी नई जानकारी है
वो नई जानकारी हमेशा कनेक्ट होना चाहती हैं, वो जुड़ना चाहती हैं, और जोड़ने के लिए आपके पास ज्ञान जो है, नॉलेज है, वो ऐसे विचार व्यवस्था जो ज्ञान की है वो इसके फोल्डिंग मोड में होनी चाहिए। इसके फोल्डिंग वर्ड बेसिकली किस बात की तरफ इशारा करता है, हमारे को ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा करता है कि ज्ञान ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइज्ड बात की तरफ ही हमें कौन करता है, ये वर्ड इंडिकेट करता है। अतः नीचे आशुबेल के खुद के मूल वर्ड लिखे हैं जहां उन्होंने ये वर्ड काम में लिया हुआ है। और आशुबेल के क्या शब्द हैं, ये डबल कोमाज लगी हुई है और यहां से स्टार्ट थी है, तो ये आगे आशुबेल के खुद के शब्द हैं। क्या शब्द हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर टू प्रोवाइड आइडिएशनल स्कैफोल्डिंग। एडवांस ऑर्गेनाइजर छात्रों को वैचारिक एक सहारा या सपोर्ट या मचान पेश करेंगे, और ताकि स्टेबल इनकॉर्पोरेशन, सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से स्थायी माध्यम से ज्ञान दिमाग में इनकॉर्पोरेट समाया जा सके, रिटेंशन और मेमोरी में रिटेन रह पाए, मोर डिटेल्ड और डिफरेंशियल मटेरियल। और जो जानकारी हमारे पास विस्तृत है, पुरानी बातों से कैसे डिफरेंस करती है, ऐसी व्यवस्थित और विस्तृत जानकारी को दिमाग में रिटेन करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक एओ क्या करते हैं, वैचारिक सहारा देने का काम करेंगे, आईडीएस के फोल्डिंग का काम करेंगे। अब पेपर में तो क्या होगा, अब आपको क्या करना है कि एग्जाम के लिहाज से इतना इतना पकड़ लो कि आपको ये नाम पकड़ लेना है। पेपर में आप बता दूं, मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई तक पढ़ा रहा हूं इस बिंदु को। आप पुराने पेपर देखोगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर के सवाल आए हुए मिलेंगे, नाम बिल्कुल सरफेस के ऊपर। अतः आपको अगर ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से अगर दिमाग में रिटेन नहीं भी रह पाए, तो आप तो ये पकड़ लो, ये नाम यहां आएगा, यानी आईडीएस के फोल्डिंग वर्ड एओ के अंतर्गत मिलेगा। आशुबेल ने वर्ड बोला हुआ है। पेपर में इसकी कभी विस्तार में चीजें नहीं आने वाली हैं, बिल्कुल ऊपर से दाने चुगाएंगे आपको। अगली चीज, इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म्स, और अपने बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो एओज आर द टैक्टिक्स, एक ऐसी रणनीतियां हैं टू एक्टिवेट, जो कि किसको एक्टिवेट करेंगी, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो पीके तुम्हारा है, उस पीके को ये क्या करता है, स्टिमुलेट या एक्टिवेट करता है, ताकि नई जानकारी क्या हो जाए, उसमें जाके जुड़ जाए। तो जो ही तुम्हारे पास एओ आएगा, ये एओ आपके सामने ऐसे क्लास में एडवांस में सारी जानकारी जब पेश की जाएगी, तो उसके कीवर्ड है वो आपके लिए क्यू बनेंगे, संकेत बनेंगे, ताकि आगे जब पढ़ने बैठोगे तो इन संकेतों से, इस एओ के संकेतों से उस बात को वहां पे जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके। एओ में हमेशा किससे बल दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो बातें इसेंशियल हैं वही होंगी। क्यों? आप जब पहले से क्लास में एडवांस ऑर्गेनाइजर का वो ग्राफ बना के, चित्र बना के लाओगे, चित्र में वाक्य तो होंगे नहीं, ओनली और ओनली क्या होंगे, की टर्म्स। तो जो की वर्ड्स को क्या बोल दिया है, जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल वर्ड्स है, वही ओनली वहां पे क्या होंगे, आप द्वारा एडवांस में पेश किए जाएंगे। अतः हर एओ में आपको मुख्य मुख्य जो की शब्द हैं, इंपॉर्टेंट इसेंशियल जानकारी है, वही लिखनी होती है। वाक्य निर्माण में जो हेल्पिंग बराबर आर्टिकल वार्टिकल वो सब उड़ा दो, और ओनली की वर्ड्स को आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जाए लास्ट में, तो एन एओ इज ए कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने की संज्ञानात्मक माध्यम की क्या है, एक स्ट्रेटजी है, व्यू रचना है, या टीचिंग ऐसा मॉडल है, जो कि काम में किस लेते हैं, टू प्रमोट द लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। लर्निंग भी इससे प्रमोट होती है, और नई जानकारी दिमाग में क्या रहती है, स्थायी भी बनी रहती है, मेमोरी भी क्या होती है, इससे लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो नई जानकारी जो है वो आप जो पढ़ाएंगे वह छात्रों को बढ़िया तो लर्न हो पाए, और वह लंबे टाइम तक क्या रह पाए, दिमाग में स्थायी रह पाए। इस काम के लिए एओ की सहायता ली जाती है। अब आते हैं एओ को लेके क्या क्या डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो ये यहां पे आप पाओगे अलग अलग व्यक्तियों की किताबों से उठाई हुई डेफिनेशन है एओ के बारे में। जैसे पहली जो डेफिनेशन है, कोई मेयर नाम के राइटर की किताब थी, उसमें से उठा दी गई है। दूसरी वाली जो डेफिनेशन है वो आशुबेल की अपनी खुद की ही जो 1963 में विचार था वो ले लिया गया है।
तीसरी वाली परिभाषा जो है वो भी आसुबेल के शब्दों की है, अगली वाली जो कहानी है वो भी आसुबेल की ही है। तो ऐसे आपके पास यहाँ आसुबेल के ही शब्दों को बार बार कोट किया गया है और पहली में मेयर के शब्दों को लिखा गया कि मेयर ने अपनी पुस्तक में एओ को कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो इनमें आप पाओगे बात वही मिलेगी, सिर्फ नए नए तरीके से बोली गई, शब्द नए होंगे, विचार वही मिलेंगे। तो एओ को कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ रहा है। मेयर लिखते हैं 2003 में अपने बुक में, एन एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर इज इंफॉर्मेशन। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, जब मैं नाम बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो चित्र जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, कैसे पूरी की वर्ड्स की मैन शब्दों की जानकारी एडवांस में बच्चों के सामने पेश की जाती है। तो एडवांस जो ऑर्गेनाइजर है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर हमारे पास क्या है, ऐसे इंफॉर्मेशन होती है दैट इज प्रेजेंटेड, जो पेश की जाएगी प्रायर। प्रायर मानी पहले ही, तो वो वाली बात याद आई, रियल डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचिंग के क्या होगा, ये काम पहले करा जाएगा। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट किया जाता है, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है प्रायर टू लर्निंग, यानी बच्चे रियल की लर्निंग तो मेरे पढ़ाने के बाद कर पाएंगे, उसके पहले ही पेश कर देते हैं। दैट कैन बी यूज्ड, ये काम में कौन लेंगे, बना के तो मैं लाऊंगा और इसको यूज कौन करेंगे, बच्चों के सामने पूरा पेश होगा। तो बच्चे उसको देखेंगे, मुख्य मुख्य शब्दों की जानकारी को जैसे बच्चे यूज करेंगे, और किस काम के लिए यूज करेंगे, टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट न्यू इनकमिंग इंफॉर्मेशन, जो उनके सामने आने वाली है, जो नई जानकारी आएगी, वो नई जानकारी कैसे इंटरप्रेट करी जाए, क्या इन शब्दों के बीच में कोरिलेशन होंगे, ये बच्चे खुद ही अपने स्तर पे इसको जोड़ने समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी रियल टीचिंग के ये काम क्या होगा, पहले ही पेश कर दिया जाएगा। यहाँ दो बातें इसमें आई हैं। एओ का प्रेजेंटेशन कब होता है, प्रायर टू एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्या होगा, ये पहले होगा। इससे एडवांस वर्ड समझ में आ गया। फिर इससे फायदा क्या होता है, जो न्यू इनकमिंग ज्ञान है उसको बच्चे अपने स्तर पे क्या कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। तो दो शब्द हैं, दोनों शब्दों की यहां अर्थ हो गया है। एडवांस वर्ड को तो ये वाक्य समझा रहा है प्रायर टू टीचिंग के पहले, और ऑर्गेनाइज वर्ड को ये समझा रहा है कि लर्नर खुद अपनी नई जानकारी को इंटरप्रेट या ऑर्गेनाइज करे। तो इस वाक्य में इन दोनों शब्दों को ही समझाया गया कि एडवांस का अर्थ दे दिया प्रायर वाले में, ऑर्गेनाइज वाले का दे दिया यहां पे। फिर आसुबेल के अपने शब्द हैं, क्या लिखते हैं आसुबेल, दीज ऑर्गेनाइजर्स यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड इन एडवांस में ही पेश कर दिए जाते हैं, ऑफ लर्निंग इट्स, लर्निंग की वास्तविक क्रिया संपन्न होने के पहले दिखा दिए जाएंगे बच्चों को। एंड आर ऑल्सो प्रेजेंटेड एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, और इनमें जो जानकारी होती है वो उच्च स्तरीय अमूर्त बातें होती हैं। इनमें जो जानकारी होगी वो सरल सरल नहीं होगी, हाई लेवल की होगी, और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बच्चों को पहले से नहीं आते हैं, आता है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट हाई किस्म की जानकारी पहले से ही हम दिखाएंगे बच्चों को। और इसमें क्या होता है, जनरलिटी, जो जनरल चीजें हैं ये ध्यान करना पहले होता है एडवांस में, ये सवाल सीधा रट्टा मारना चाहिए। एओ हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक पे चलते हैं। एओ हमेशा कौन से सिद्धांत को फॉलो करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की थ्योरी को फॉलो करते हैं। ये रूटीन में हम जो कहते हैं उसका उल्टा है। आप अपने नोट्स में देखो पीछे, सक्सेसफुल टीचिंग की मैग्जिम्स जो मैंने पीछे पढ़ा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का जो आप टॉपिक पढ़े हो, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में देखोगे सक्सेसफुल टीचिंग की जो मैग्जिम पढ़ रखी है, होल टू पार्ट पढ़ाना चाहिए। उस सूची में क्या पढ़ते हो, उस सूची में ये सही नहीं होता है। वहां तो होता है विशिष्ट से कहां जाइए, सामान्य की ओर, वहां लिखा मिलेगा स्पेसिफिक टू क्या होनी चाहिए टीचिंग, जनरल। पर एओ उसका उल्टा है। एओ कहता है कि एओ के माध्यम से पढ़ाओगे तो पहले पूरा एओ अपने आप में क्या करेगा, बच्चे के सामने जनरल पिक्चर पेश करेगा। फिर आप 1 बाय 1 टॉपिक चालू करोगे, वो क्या होगा, स्पेसिफिक चीजों का प्रेजेंटेशन है।
तो एओ जो हैं वो होल टू पार्ट तो हैं, परंतु स्पेसिफिक जनरल नहीं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। एओ जनरल टू स्पेसिफिक की मैगजीम को फॉलो करता है, क्योंकि जो पूरा एडवांस ऑर्गेनाइजर हमने पेश किया है एडवांस में, वो जनरल जानकारी कैरी करता है। तो यहां पे यही वर्ड लिखा था, कौन सा वर्ड, जनरलिटी, मुझे याद आ गया कि पूरा जो एओ है वो अपने आप में जनरल चीज पेश करेगा, या कह सकते हैं इंक्लूसिवनेस है, पूरी जानकारी सारी के सारी इसमें इंक्लूड है। पूरा टॉपिक का ये एओ अपने आप में क्या है, इंक्लूसिव प्रेजेंटेशन है, समग्र प्रेजेंटेशन पाया जाता है। एंड सिंस द सब्सटेंटिव कंटेंट, इसमें सारी बातें सब्सटेंटिव, मुख्य मुख्य बातें, सब्सटेंटिव माने कीवर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एसेंशियल, ऐसी की जानकारी जो सब्सटेंटिव जानकारी है वो हमारे ऑर्गेनाइजर में दी होती हैं। इस ऑर्गेनाइजर में हम जो मेन बातें हैं वो सेलेक्ट कर करके और इसमें प्रेजेंट करते हैं। बाद में इनको एक्सप्लेन किया जाता है, क्लास में पढ़ाते समय इंटीग्रेट किया जाता है, इंटरलेट करके बताई जाती हैं सारी बात। तो नीचे वाली बातों को खास काम की है नहीं, ये इसमें सारी बात काम की थी, यहाँ थी। तो ये सारे शब्दों में ये जो नया वर्ड हमारे पास जो हमारे एग्जाम के सवाल में काम आएगा वो कौन, बाकी तो पुरानी बातें हैं, वो कौन सा वर्ड आएगा कि हर एओ अपने आप में क्या है, एक जनरल जानकारी है, और बाद में जो आप पढ़ाओगे वो आप किधर चलोगे, स्पेसिफिक तरफ चलोगे। इस एओ से फायदा क्या होता है, तो यहां इसका लास्ट में लिखा है फायदा। एओ से क्या होता है, इनहेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बच्चों की जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के स्कीमा हैं वो एओ से क्या होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं, बेहतर होते हैं। और देखो एओ के बारे में ही और क्या लिखे हैं, एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इज नॉट एन ओवरव्यू, ये ध्यान रखो, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या नहीं है। अब ये निगेटिव में समझाया गया है कि कई बार आप सोचते हैं पूरे ऐसे हमने वो ग्राफ दिखा दिया पहले ही, तो वो पूरा ऐसे एडवांस में चित्र देखकर आप कई बार ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि भाई साहब एडवांस ऑर्गेनाइजर में तो क्या है, पूरे पार्ट की क्या है, ऐसे ओवरव्यू आ गई है। तो इन्होंने कहते हैं ना जी ओवरव्यू नहीं होता, ओवरव्यू जो होता है वो आईडीएस के फोल्डिंग का काम नहीं करता है। तो उन्होंने नेगेटिव तरीके से यहां समझाया सुबेल ने कि एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वो ओवरव्यू नहीं है, बल्कि क्या है, ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना का प्रस्तुतिकरण है, आइदर वर्बल या तो शब्दों में लिखा होता है या चित्र रूप में दिखाया जाता है। दैट आर अम्ब्रेलाज, यूं कह सकते हैं कैसे अम्ब्रेला टर्म है, एक विस्तृत रूपरेखा है जो कि नई जानकारी की बनाई जाती, जो भी नई जानकारी होगी जो बच्चों को नहीं बिल्कुल आती है, ऐसी न्यू जानकारी को, उसके कीवर्ड्स को, महत्वपूर्ण सारे शब्दों को ऐसे विशालकाय अम्ब्रेला यानी कि जनरल शब्द की दृष्टिकोण से हम प्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने जिस बात की तो मना किया है, किस पे हाँ भरी है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर ओवरव्यू नहीं होते हैं, बल्कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अम्ब्रेला फॉर्म होती है, या जनरल तरीके से नई जानकारी प्रेजेंट की जाती है। अगला शब्द आसूबेल का ही शब्द है, इसमें दो नए वर्ड आएंगे, जैसे मैंने पीछे दो तीन नाम रटवा दिए आपको। एक तो जो ही एओ आएगा तो सबजम्पशन थ्योरी की बात चलेगी। एक क्या बार, एक मैंने कौन से वर्ड में बल दिया था, आईडीएस के फोल्डिंग में बल दिया था। जो ही एओ के टॉपिक में आओगे तो एओ में आते ही एक तो हमारे पास प्रतिपादक कौन है, इसके आसूबेल ही है। तो इसमें एक तो हमारे पास कौन सा की टर्म पीछे आया हुआ है, सबजम्पशन थ्योरी की ये बातें करने वाला मामला है, सबजम्पशन थ्योरी ऑफ लर्निंग पे ये बेस्ड है। एक इसमें क्या कीवर्ड आया था पीछे, आइडिएशनल, इसके फोल्डिंग नाम होगा। ऐसे दो एक नाम और आएंगे, बाकी पी के एन के तो बात पता ही है आपको, तो बार बार क्या बताना है। अब इस पास हमारे पास नया वर्ड क्या आने वाला है, नया वर्ड आने वाला है सुपर ऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशनल कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेसेस, ये नाम होंगे। ये तीन नाम है, सुपर ऑर्डिनेट,
रिप्रेजेंटेशनल, कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेसेज। यानी हमारी जो लर्निंग है उसके अंतर्गत तीन प्रक्रियाएं चलती हैं, तीन एडजेक्टिव हैं, सुपरऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल और कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेस होती है लर्निंग। ये लर्निंग की परिभाषा है। लर्निंग किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आशुबेल। आशुबेल के अनुसार लर्निंग की परिभाषा ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू आशुबेल लर्निंग इज बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ सुपर ऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल एंड कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग द रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी सूचना जब हमारे पास रिसीव होती है, कोई भी जानकारी जब हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो ग्रहण करते ही दिमाग की प्रवृत्ति है कि वो सुपर ऑर्डिनेट बनेगा, वो बड़े वाली चीज, होल, वो वेन डायग्राम का बड़ा सा घेरा खाद्य पदार्थ। ऐसे दिमाग में कोई भी नई जानकारी जो ही रिसीव होती है, दिमाग चाहता है बड़ा घेरा कहां है जिसमें इसको ले जाया जा सके। दिमाग फटाक से बड़े घेरे ढूंढता है। उन बड़े घेरों को क्या बोला गया है, सुपर ऑर्डिनेट। सुपर मानी ऊपर, सुपर मानी बड़ा, जिसका ऑर्डर जो दर्जे में क्या है, बड़ा है। अंगूर है, वो चाहता है कि मैं फल में जाऊं, और फल चाहता है कि मैं खाद्य पदार्थ में घुसूं। तो अंगूर के लिए तो फल क्या है, सुपर ऑर्डिनेट, और फल के लिए खाद्य पदार्थ क्या है, सुपर ऑर्डिनेट। तो हमारे लर्निंग की प्रवृत्ति है कि वो सुपर ऑर्डिनेट प्रोसेसेस को ढूंढती है। वो चाहती है रिप्रेजेंटेशनल, कि मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव बनूं, फल आम किसका रिप्रेजेंटेटिव है, फल का, और फल किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, खाद्य पदार्थ का। और ये ऐसी, ये तो है छोटे वाला, और ये कौन सा है, बड़े वाला। ये छोटे वाला, ये तो तुम्हारा छोटा घेरे वाला चीज है, और ये कौन सी है, वो बड़े घेरे वाली चीज। ऐसे छोटे वाली चीज बड़े वाली चीज में क्या होना चाहती है, कॉम्बिनेशन करना चाहती है, जुड़ना चाहती है। वही जो ही ये जुड़ जाती हैं वही हमारी क्या है, लर्निंग है। यानी सबजम्पशन थियरी का ही ये आशुबेल के अपने शब्दों में परिभाषा है कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग होती है सुपर ऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल, कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेसेस के जरिए नई जानकारी को ऑर्गेनाइज करना या समाना पाना ही लर्निंग है। अब इसके लिए फिर आगे लिखें, ए प्राइमरी प्रोसेस इन लर्निंग, और लर्निंग के अंदर एक मुख्य जो प्राथमिक क्रिया है वो कौन सी पाई जाती है, सबजम्पशन, जो परिणाम देख लिए हैं। इन विच, इस सबजम्पशन में न्यू मटेरियल, जो नई जानकारी है, इज रिलेटेड, वो रिलेट होना चाहती है, रेलिवेंट आइडियाज, उनसे मिलती जुलती जानकारी जो पहले से कहां पड़ी है, एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो हमारा है, उस एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में ये नई जानकारी एन के क्या होना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं। जुड़ने के लिए हमारे पास सबस्टेंटिव क्या चाहिए, मुख्य जानकारी का नॉन वर्बेटिम बेसिस के ऊपर, मानी कि कीवर्ड्स को हमें एडवांस में प्रेजेंट करने का डायग्राम चाहिए, और यही क्या कहलाती है, लर्निंग की सबजम्पशन थ्योरी कहलाती है। तो इस परिभाषा में हमने दो नए वर्ड और क्या क्या देख लिए। एक तो हमने पहले क्या, ये तो मैं हमने पहले क्या पढ़ चुके हैं, सबजम्पशन थ्योरी। एक क्या नाम पे पढ़ लिया है, यानी एओ। एओ क्या है, एओ है आइडिएशनल है, इसके फोल्डिंग। इसके अलावा लर्निंग को ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो लर्निंग क्या है, वो तीन वर्ड है, सुपर ऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल, कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेस है, और जो कब चलती हैं, ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिलहाल मैं इन तीन शब्दों पे बल देना चाह रहा था, सुपरऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल और कॉम्बिनेटोरियल। और अगली परिभाषा जो इन्होंने दी है वो क्या है, आशुबेल सजेस्ट दैट एडवांस ऑर्गेनाइजर माइट फोस्टर, ये फोस्टर का मीनिंग इनकरेज करते हैं, इसको इनकरेज करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग को। याद आ गया बात, पहले कहते हैं लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, वर्बल तरीके से होनी चाहिए। तो एओ से मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट होती है, और कैसे होती है, इसमें स्टूडेंट रिगार्डिंग
प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो पड़ा हुआ है, पहले से पड़ी जानकारी का घेरा बड़ा होगा। तो पहले से पड़ी जानकारी जो कैसी है, सुपर ऑर्डिनेट है। पीके जो पहले से बड़े वाला पड़ा है, इस बड़े पीके में जो ऑलरेडी जो हमारे पास पहले से बच्चे के पास दिमाग में जहन में है, और अब हमें प्रोवाइड करनी, ये बड़ी जानकारी क्या होगी, जनरल फॉर्म में होगी। पीके हमेशा क्या होगा, जनरल होगा, बड़ा होगा, वो जनरल बोला गया है। इस पीके में बच्चे इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी समाहित करेंगे, अपना लेंगे, और धीमे धीमे प्रोग्रेसिव तरीके से नई जानकारी को डिफ्रेंशिएट करते करते अलग अलग, जैसे मैंने 6-7 वर्ड लिखे थे पहले, आम, केला, अंगूर, फल, रसगुल्ला, आपने डिफ्रेंशिएट करते करते उनको सही सही जगह फिट कर लिया। ऐसे डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से हम बड़े एग्जिस्टिंग पीके के जनरल में इसको, नई जानकारी को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। आसुबेल क्लेम करते हैं कि प्रेजेंटिंग, जब हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे एक ग्लोबल, यानी बड़े वाला, ग्लोबल वर्ड किसके लिए है, विशाल, जो ग्लोबल या लार्ज, जो लार्ज रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज जो बच्चों को सिखाना है, यानी नई जानकारी, जो एन के नया जानकारी हम ग्लोबल होल के रूप में बच्चों के सामने पेश करते हैं, एडवांस में पेश कर देते हैं। इससे बच्चे क्या कर पाते हैं, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, ये कीवर्ड है इस चैप्टर में अगला वाला, समग्र रूप से नई जानकारी रिकॉन्सिलेट कर पाएंगे, संभालेंगे। तो हमारे पास एक और इस टॉपिक में क्या कीवर्ड बढ़ गया है, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन। इसका मतलब है इंटीग्रेट करना मानी समाना, रिकॉन्साइल का मीनिंग है भिन्न चीजों में आपस में। तो भिन्न कौन है, एक पी के और एक एन के, तो पी के और एन के दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। उसी को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया है, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन करना कहा जाता है। इस प्रकार से हम सब डोमेन जो ज्ञान के छोटे छोटे हैं, खाद्य पदार्थ के सामने मिठाई, फल, ये सब क्या है, सब डोमेन है। इन सब डोमेन में नॉलेज जाके समा जाता है। तो ये का अवधारणा, मैं आखिरी पॉइंट को खास नई बात है नहीं। तो यहाँ पे आपको जो ये मैंने अलग अलग परिभाषाएं पेश करी थी, ये रटनी नहीं है, इनके माध्यम से मुझे आपको 3 नाम सिखाने थे या बताने थे, आपके साथ दिखाने थे। क्या नाम दिखाने थे, सब सुपर ऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल, कॉमेंट्रियल प्रोसेस होती है लर्निंग, और एक क्या नाम दिखाना था, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन। ये नाम आप पहले देख ही चुके थे, कौन सा, के फोल्डिंग और सबजम्पशन। तो ये डेफिनेशन है, वो रटने के लिए नहीं है, कोई पेपर में भी ऐसे नहीं आएंगी, और आएंगी तो आप आराम से पहचान पाएंगे, क्योंकि ये नाम पूरी आपकी साइकोलॉजी किसी और जगह मैच नहीं करने वाले हैं। तो ये है हमारा एओ के बारे में इंट्रोडक्टरी जानकारी, एओ क्या होता है उसका परिचय। अब एओ जो है इसमें कोई नई बात है नहीं, तो यू कैन स्किप दिस वन। अब इसके बाद में है एओ के टाइप क्या क्या होते हैं, एओ के टाइप्स। यूं तो एओ के अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के टाइप मिलते हैं, कहीं पे 4 टाइप मिलते हैं, कहीं पे 2 टाइप मिलते हैं। हम यहाँ 2 टाइप का उल्लेख किए हुए हैं। एक का नाम क्या है, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, और एक का नाम क्या है, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। इस एक्सपोजिटरी वाले वर्ड से ही हमारे चैप्टर के प्रारंभ में ये जब मैंने आपको दिखाया तो ये हेडिंग लिखा था, एक्सपोजिटरी लर्निंग मॉडल लिखा हुआ है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एओ क्या होते हैं, इनके बारे में हम कल बात करते हैं।